एवरीवन, हम लोगों ने सुबह एक न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 5। चैप्टर 5 का नाम बताओ ना यार। स्ट्रैटेजी, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन। हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? वी आर स्टडीइंग चैप्टर नंबर 5। नाम क्या है इसका? स्ट्रैटेजी, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन। इस चैप्टर के ना बहुत सारे पार्ट्स है अलग अलग, है ना। तो हमने क्या किया, हमने ना एकदम एंड वाला एक कॉन्सेप्ट पिक किया जिसका नाम है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। बच्चों क्या पढ़ रहे हैं वो दिमाग में रखना है आपको। सीक्वेंस बता रहा हूं फिर से। हम लोग एक कॉन्सेप्ट पिक करके उसको पहले कंप्लीट करेंगे। कॉन्सेप्ट का नाम क्या है? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? कोई बता सकता है? सुबह 2-3 एग्जांपल्स अपने हो चुके, टाइप्स मैंने बताया। स्ट्रक्चर का मीनिंग क्या है? स्ट्रक्चर मतलब क्या? स्ट्रक्चर मतलब ढांचा, जिस तरीके से मैनेजमेंट होता है पूरे बिजनेस का, उसको स्ट्रक्चर बोलते हैं, और कुछ नहीं है। बराबर। स्ट्रक्चर के बहुत सारे टाइप्स हमने किए। फर्स्ट टाइप कौन सा किया? फर्स्ट टाइप कौन सा किया? आंसर करो। सिंपल स्ट्रक्चर। फर्स्ट वाज सिंपल स्ट्रक्चर। सेकंड टाइप फंक्शनल स्ट्रक्चर। थर्ड टाइप डिविजनल स्ट्रक्चर। इतनी हुए क्या? ठीक है। अच्छा बच्चों, आपको सिर्फ इतना बताना है, सिंपल स्ट्रक्चर किस तरीके से दिखता है यार? सिंपल स्ट्रक्चर में एक ही पर्सन होता है क्या? देयर इज ओनली वन पर्सन, है ना, सोल प्रोपराइटर। बराबर। तो सोल प्रोपराइटर को हम लोग सेंटर में रखेंगे, और वो क्या करता है? सारे के सारे फंक्शनल डिपार्टमेंट्स को अकेला मैनेज करेगा, है ना। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इस तरीके से दिखता है क्या? देख लो सभी लोग, जितना आपका फोकस रहेगा उतना आपको क्लास के अंदर ही लर्न होगा, एंड दैट इज द वेरी पर्पस ऑफ अटेंडिंग द क्लास, है ना। अदरवाइज खुद से भी पढ़ सकते हो। सिंपल स्ट्रक्चर में क्या होगा? सेंटर में होगा मैनेजर या ओनर ऑफ द बिजनेस, ठीक है। और ये क्या कर रहा है? ये बेचारा अकेला हर एक डिपार्टमेंट को खुद संभाल रहा है। खुद क्यों संभाल रहा है? क्योंकि भाई उसकी एक ही दुकान है ना, उसको ज्यादा लोगों की जरूरत ही नहीं है, तो अकेला ही पूरी दुकान को संभाल रहा है। बराबर। कौन से फंक्शनल डिपार्टमेंट्स होते हैं? ह्यूमन रिसोर्स, R&D, प्रोडक्शन, लॉजिस्टिक्स, सेल्स, अकाउंटिंग, सब कुछ वो अकेले ही कर रहा है। ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट इज बीइंग मैनेज्ड बाय ओनली अ सिंगल पर्सन। दिस इज कॉल्ड एज सिंपल स्ट्रक्चर। कैन यू टेल मी फ्यू एडवांटेजेस ऑफ दिस स्ट्रक्चर? डिसीजन मेकिंग फास्ट होगा, बहुत फ्लेक्सिबल होगा, इनोवेशन जल्दी होंगे, नए प्रोडक्ट्स जल्दी ला सकता है, कोऑर्डिनेशन में कुछ भी डिफिकल्टी नहीं होगी, कॉस्ट सबसे कम होगा। ये सब एडवांटेजेस है, ठीक है। डिसएडवांटेजेस दो है। बड़े ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बिल्कुल सुटेबल नहीं है। दूसरी दुकान लगाना है तो भाई इसको नया मैनेजर रखना ही पड़ेगा, अकेला कैसे करेगा, है ना। और दूसरा पॉइंट, अनस्टेबल बिजनेस एनवायरनमेंट में आपको वहां पे स्पेशलाइजेशन चाहिए। स्पेशलाइजेशन का मतलब क्या है? मतलब ये है कि आपको अलग अलग डिपार्टमेंट्स के एक्सपर्ट लोग चाहिए। आप अगर अकेले ही हर एक डिपार्टमेंट को हैंडल करोगे तो आपके पास एक्सपर्टीज नहीं होगा। समझ में आया क्या? तो डिसएडवांटेजेस बताया, दैट्स इट। इतना ही दिमाग में रखना है। ज्यादा अगर आप मॉड्यूल से पढ़ोगे, प्रॉब्लम क्या है मैं बता रहा हूँ, मॉड्यूल से पढ़ने का, पढ़ोगे बट लर्न नहीं रहेगा। समझ में आएगा सब कुछ, बट एट द एंड यू मस्ट बी एबल टू राइट समथिंग इन द पेपर, है ना। कुछ तो लिखने आना चाहिए। तो ना हम लोग लिमिटेड पॉइंट्स पढ़ के उसको दिमाग में रख रहे हैं, है ना। 4-5 एडवांटेजेस, 2 डिसएडवांटेजेस और उसका एक ग्राफ, बस इतना ही आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। बताओ सेकंड टाइप का स्ट्रक्चर कौन सा है बच्चों? सिंपल के बाद में सेकंड कौन सा बताया था? फंक्शनल स्ट्रक्चर। कोई बता सकता है फंक्शनल स्ट्रक्चर को कैसे ड्रॉ करना है? फंक्शनल स्ट्रक्चर में सबसे ऊपर एक सीईओ होगा। सीईओ इज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। इसके अंडर अलग अलग कॉर्पोरेट लेवल ऑफ मैनेजर्स होते हैं। सेंटर में होता है स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग एक कॉमन डिपार्टमेंट है जो सारे के सारे फंक्शनल डिपार्टमेंट्स को मैनेज करता है। इसके नीचे पूरे फंक्शनल डिपार्टमेंट्स आएंगे, ठीक है। जैसे कि फंक्शनल डिपार्टमेंट्स कौन से? ह्यूमन रिसोर्स, R&D, प्रोडक्शन, लॉजिस्टिक्स, अकाउंटिंग, सेल्स, मार्केटिंग, ETC एक्सेट्रा। फेवरेट वर्ड, ठीक है। अब मैं आपको क्या बता रहा हूं, ये हो गया आपका फंक्शनल स्ट्रक्चर, ठीक है। कोई भी बता दो देख के, फंक्शनल स्ट्रक्चर का देख के, मतलब आंसर देखना नहीं, ये इमेज को देख के बताओ फंक्शनल स्ट्रक्चर का एडवांटेज क्या है। सबसे बड़ा और सबसे बेसिक एडवांटेज, क्लियरली डिवीजन ऑफ लेबर होगा, है ना। डिवीजन ऑफ लेबर होगा और एक्सपर्टीज होगा यहाँ पे, है ना। आप काम को बांट रहे हो तो आपका काम ढंग से हो सकता है, एफिशिएंटली हो सकता है, ठीक है। एक और चीज, फंक्शनल स्ट्रक्चर अभी भी उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं हुआ है। इट इज स्टिल सिंपल एंड इजी टू कम्युनिकेट, उतना भी बहुत मुश्किल नहीं हुआ है, ठीक है। अच्छा अब डिसएडवांटेजेस बताओ। क्या ये महंगा है पहले वाले से? बिल्कुल। क्या सीईओ को थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा?
यस और फंक्शनल डिपार्टमेंट्स कभी कभी नैरो अप्रोच रख सकते हैं, वो सिर्फ अपने ही डिपार्टमेंट का सोचेंगे। हाँ या ना, खत्म हो गया फंक्शनल स्ट्रक्चर। ठीक है, चलो थर्ड बताओ। थर्ड इज डिविजनल स्ट्रक्चर। बच्चों डिविजनल स्ट्रक्चर एग्जैक्टली किस तरीके से दिखता है आपको याद आना चाहिए। डिविजनल स्ट्रक्चर फंक्शनल स्ट्रक्चर जैसे ही है, बट यहाँ पे दो पार्ट हो रहे हैं बस, है ना। हम लोग सबसे ऊपर क्या लिखेंगे, सीईओ, ठीक है। फिर इसके नीचे कॉर्पोरेट लेवल ऑफ मैनेजर्स, कॉर्पोरेट लेवल ऑफ मैनेजर्स। फिर यहाँ पे डिवीजन ए, डिवीजन बी, बराबर। डिवीजन ए और डिवीजन बी के अंदर अलग अलग फंक्शनल डिपार्टमेंट्स निकलते हैं, सेल्स का, है ना, फाइनेंस का, एचआर का, ठीक है। यहाँ पे भी सेम वैसे लिखना है। तो बच्चों डिवीजन आप जब बनाते हो तो उसका कुछ ना कुछ बेसिस होता है ना। सुबह के लेक्चर में मैंने आपको 4 बेसिस डिस्कस करके बताए थे। कैन यू टेल मी कौन से बेसिस पे आप डिविजन्स को डिवाइड करोगे, बेसिकली डिविजन्स कैसे बनते हैं। फर्स्ट इज प्लेस। एक सेकंड रुक जाओ, एक एक करके पूरा डिस्क्राइब करो। प्लेस के हिसाब से डिवीजन कैसे बनता है। अभी पीवीआर के अलग अलग कंट्रीज में, अपने कंट्री में अलग अलग जगह पे ब्रांचेस है। नांदेड़ का ब्रांच है, मुंबई का ब्रांच है ना, दिल्ली का ब्रांच है। तो उनके अलग अलग ब्रांच को आप अलग अलग डिवीजन कंसिडर करो और उसके डिवीजन के अलग अलग मैनेजर्स होंगे, है इजी, ठीक है। अच्छा प्लेस के अलावा प्रोडक्ट को भी बेसिस पकड़ के आप इसको डिवाइड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ऐसा हो सकता है क्या कि डिवीजन ए जो है ना वो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे ध्यान दे रहा है ना। सपोज से यहाँ पे पापड़ हो गया और यहाँ पे हो गया पिकल, है ना। तो हो सकता है कि एक कंपनी 2 प्रोडक्ट्स बना रही है, वो 2 प्रोडक्ट्स कंपनी ने 2 डिवीजन बना दिया। पापड़ वाला जो है वो डिवीजन ए वाला मैनेजर संभाल रहा है और पिकल का डिवीजन बी वाला मैनेजर संभाल रहा है ना। कुछ भी रैंडम एग्जांपल हो सकता है, मैंने यहाँ पे सिंपल एग्जांपल रखा है, बराबर। तो डिवीजन कोई भी बेसिस पे आप डिवाइड कर सकते हो। इट कुड बी प्लेस, इट कुड बी प्रोडक्ट, इट कुड आल्सो बी, थर्ड पॉइंट क्या है, कस्टमर। कस्टमर का एग्जांपल क्या बताया था भाई, कोई भी कपड़ों के दुकान पे जाओ, सिंपल वाली दुकान होती है, उसमें 3 फ्लोर बनाता है वो, है ना। नीचे वाले फ्लोर पे एक अलग सेक्शन होता है, बीच वाला फ्लोर अलग सेक्शन होता है, लास्ट वाला अलग होता है, किड्स वेयर, मेंस वेयर, वुमेन्स वेयर, है ना। ऐसे 3 डिवीजन बना दिए और ऑब्वियसली तीनों भी फ्लोर पे अलग मैनेजर होगा। तो यहाँ पे वो कस्टमर के हिसाब से उसने डिविजन्स क्रिएट किया है क्या इजी, हाँ या ना, है ना। अच्छा और लास्ट बताओ प्रोसेस। बच्चों हो सकता है कि एक फैक्ट्री में एक चीज को बनाने के लिए बहुत सारे प्रोसेसेस के थ्रू वो चीज गुजर रही है, तो हर एक प्रोसेस के लिए उसने क्या किया, प्रोसेस का अलग मैनेजर बना दिया और इस हिसाब से उसने डिविजन्स बनाए। सो डिविजन्स को बनाने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, मैंने आपको ये सब बताया, है ना। अच्छा एक्चुअली इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी लिखे हुए मॉडल में, सुबह हमने शॉर्ट में डिस्कस किया था, मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ, ठीक है। और आपको जब प्रॉपर नोट्स मिलेंगे उसमें सब लिखा हो रहेगा। अभी मैं आपको सिर्फ ऊपर ऊपर से डिस्कस करके बता रहा हूँ। कैन यू टेल मी व्हाट आर द फ्यू एडवांटेजेस ऑफ दिस स्ट्रक्चर। कंपैरिजन करने के लिए इजी होगा क्या, हाँ या ना। बच्चों कैसे कंपैरिजन इजी होगा, अभी मैंने आज सुबह आपको बताया था प्लेस के हिसाब से अपने 2 डिवीजन कैसे हो गए, एक दिल्ली वाला ब्रांच, एक मुंबई वाला ब्रांच, ठीक है। कैन वी डू दिस थिंग, जो सबसे ऊपर सीईओ बैठा है वो देख सकता है कि भाई दिल्ली वाले ब्रांच का प्रॉफिट कम दिख रहा है, मुंबई वाले ब्रांच का प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा है। वो बोल सकता है ना दिल्ली वाले ब्रांच को, भाई तू क्या कर रहा है, तेरे ब्रांच का प्रॉफिट के लिए तू रिस्पॉन्सिबल है ना, तेरा प्रॉफिट कम क्यों आ रहा है, बराबर। या फिर कोई ब्रांच बिल्कुल लॉस में है बहुत टाइम से, तो ब्रांच को क्लोज करने का डिसीजन आपका इजी हो जाता है, बराबर। अच्छा एक चीज और, अगर मुंबई वाला ब्रांच का मैनेजर बहुत अच्छे से वो ब्रांच को संभाल रहा है तो क्या हम लोग उसको रिवॉर्ड कर सकते हैं, बिल्कुल। और बच्चों मुंबई वाला ब्रांच अगर अच्छा कर रहा है, उसको रिवॉर्ड मिल रहा है, ही विल फील मोर मोटिवेटेड, उसका मॉरल बूस्ट होगा, सही है ना। तो हम लोग कहाँ पे रिवॉर्ड करना है, कहाँ पे पनिश करना है, ठीक है, ये हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि कंपैरिजन पॉसिबल है, सही बात है। और इसमें एक चीज और है, मुंबई वाला मैनेजर अगर अच्छा करता है तो क्या हम लोग उसको प्रमोट कर सकते हैं, तो यहाँ पे करियर अपॉर्चुनिटीज बेटर होते हैं। मैं जो बोल रहा हूँ ये हर एक चीज एक एक एडवांटेज है। करियर अपॉर्चुनिटीज बेटर कैसे होंगे, अगर मैं अच्छा कर रहा हूं, मैं मुंबई वाला ब्रांच मैनेजर, मैं अच्छा कर रहा हूं तो मेरा प्रमोशन होगा, मेरे को शायद हो सकता है कि और कॉर्पोरेट लेवल पे मेरे को अपॉर्चुनिटी मिले, समझा क्या, ठीक है। सो अगेन यहाँ पे ये सब चीजें एडवांटेज में आएगी। डिसएडवांटेज क्या है, आपके सारे एफर्ट्स डुप्लीकेट होंगे, बेसिकली आपको बार बार रेप्लिकेट करना पड़ेगा, आपके एम्प्लॉइज ज्यादा होंगे, आपका। एक चीज और बच्चों, डिवीजन लेवल ऑफ मैनेजर जो होते हैं ना, यहाँ पे क्या लगता है, मैं कोई भी ऐसी आलतू फालतू पर्सन को डिवीजन का मैनेजर बनाऊंगा या थोड़े क्वालिफाइड लोग लगेंगे, क्वालिफाइड लोग लगेंगे, जितने डिविजन्स उतने ज्यादा क्वालिफाइड लोग लग रहे हैं, मतलब मेरा खर्चा कितना ज्यादा रेप्लिकेट हो गया, बहुत ज्यादा महंगा हो गया। सो दिस इज वेरी कॉस्टली,
समझा क्या? ये महंगा हो गया बहुत ज्यादा, है ना? क्यों? क्योंकि डिवीजन वाले मैनेजर्स जो होते हैं ना, वो थोड़े ढंग के लोग होते हैं, बराबर। और इस वजह से ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा पहले वाले स्ट्रक्चर के मुकाबले ज्यादा महंगा होगा। ऑब्वियसली ये तो पॉइंट हर जगह चिपका सकते हो, करेक्ट। फंक्शनल वाला किससे महंगा है? सिंपल से। और डिविजनल वाला किससे महंगा है? फंक्शनल से। इज इट इजी? हाँ या ना? सब बता दिया मैंने आपको। अभी तक कितने स्ट्रक्चर्स बताए? 3 बताए। ऑलराइट बच्चों, कल है ना, कल हम लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर सीखे थे, है ना? सबको याद है क्या? मेरे ख्याल से एक ही पॉइंट बचा है अपना, वी आर स्टडिंग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? स्ट्रक्चर मतलब ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनी में किस हिसाब से पूरा मैनेजमेंट का फ्लो होता है, उसको स्ट्रक्चर बोलते हैं, है ना? टोटल कितने स्ट्रक्चर्स अभी तक सीखे? सबसे फर्स्ट स्ट्रक्चर कौन सा था? आपको पहले पूरे नाम बताने हैं, फिर हम लोग डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट इज सिंपल स्ट्रक्चर, सेकंड इज फंक्शनल स्ट्रक्चर, थर्ड इज डिविजनल स्ट्रक्चर, उसके बाद मल्टी डिविजनल स्ट्रक्चर, फिर उसके बाद एसबीयू स्ट्रक्चर, उसके बाद मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। इतना ही हुआ था क्या? ठीक है, ओके। एक और हुआ ना, एक और हुआ, कौन सा? आर क्लास। ठीक है, इसके अलावा एक और स्ट्रक्चर बाकी अपना, जिसको बोलते हैं नेटवर्क स्ट्रक्चर, है ना? एक ही बचा है। और मैट्रिक्स स्ट्रक्चर के कुछ पॉइंट्स बताने बाकी है। बच्चों प्लीज लिसन केयरफुली, बहुत सिंपल सिंपल चीजें हैं, आपको सिर्फ थोड़ा सा इमेजिन करके आंसर करना है, राइट? कैन यू टेल मी समथिंग अबाउट सिंपल स्ट्रक्चर? बताओ, आपको क्या याद आता है? बताओ। सिंपल स्ट्रक्चर में एक ही पर्सन होता है, सेंटर में कौन है? ओनर और मैनेजर। और वो क्या कर रहा है? सारे फंक्शनल डिपार्टमेंट्स को अकेला हैंडल कर रहा है। सारे फंक्शनल डिपार्टमेंट्स मतलब कौन से? ह्यूमन रिसोर्स, R&D, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, सेल्स, अकाउंटिंग, सब कुछ वो अकेले ही कर रहा है ना? तो सिंपल स्ट्रक्चर के एडवांटेजेस कुछ होते हैं क्या? बताओ ना, चार पांच एडवांटेजेस बताओ। सबसे कम खर्चा लगता है, इनोवेशन फास्ट होता है, फ्लेक्सिबल है, कम्युनिकेशन इजी होता है ना? और बच्चों यहाँ पे डिसीजन मेकिंग और कोऑर्डिनेशन सबसे आसानी से होगा, क्योंकि अकेला ही पर्सन है ना? तो एफिशिएंसी बहुत ज्यादा होगी यहाँ पे, बराबर। सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ सिंपल स्ट्रक्चर। दो डिसएडवांटेज आपको बताना है, बताओ दो प्रॉब्लम्स क्या है? ज्यादा बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में ये सूटेबल नहीं है। अगर आप ग्रो करोगे तो सिंपल स्ट्रक्चर वर्क नहीं करेगा। सेकंड डिसएडवांटेज, अनस्टेबल बिजनेस एनवायरनमेंट में अकेला पर्सन हर एक डिपार्टमेंट को संभाल रही है, गलत है। आपको वहां स्पेशलाइजेशन की जरूरत होगी, और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर आएगा। कौन सा नेक्स्ट स्ट्रक्चर? फंक्शनल स्ट्रक्चर। हाउ विल यू ड्रॉ फंक्शनल स्ट्रक्चर? सबसे ऊपर कौन है? सीईओ है। सीईओ के नीचे कॉर्पोरेट लेवल ऑफ मैनेजर्स है ना? सेंटर में स्ट्रैटेजिक प्लानिंग है, और वो हर एक फंक्शनल डिपार्टमेंट के लिए स्ट्रैटेजीज बना रहे हैं। फंक्शनल डिपार्टमेंट सारे वही है वापस, लॉजिस्टिक्स, HR, R&D, मार्केटिंग, सेल्स, प्रोडक्शन, प्रोक्योरमेंट, है ना? ये सारे फंक्शनल डिपार्टमेंट्स है। अब बच्चों फंक्शनल स्ट्रक्चर के एडवांटेजेस बताना है। फर्स्ट क्या है? ये अभी भी सिंपल है, अभी भी कम्युनिकेशन उतना डिफिकल्ट नहीं है ना? सेकेंड एडवांटेज, स्पेशलाइजेशन होगा, डिवीजन ऑफ लेबर होगा। क्यों? क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट का मैनेजर सिर्फ अपने डिपार्टमेंट पे ध्यान देगा, है ना? इसको बोलते हैं स्पेशलाइजेशन या डिवीजन ऑफ वर्क। अच्छा ये बताओ, इसका डिसएडवांटेज क्या है? कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा सीईओ को, नैरो माइंडेड थिंकिंग हो सकती है, और खर्चा बढ़ेगा। पहले के स्ट्रक्चर के हिसाब से आपका खर्चा बढ़ जाएगा, है ना? कंपेयर टू सिंपल स्ट्रक्चर दिस इज अ बिट कॉस्टलियर। नेक्स्ट, डिविजनल स्ट्रक्चर। प्लीज बताओ डिविजनल स्ट्रक्चर में क्या करते हैं हम लोग ऊपर कौन रखते हैं? सीईओ, है ना? वो कॉर्पोरेट लेवल ऑफ मैनेजर्स, फिर अंदर डिविजन्स बन रहे हैं, डिविजन्स में अलग अलग फंक्शनल डिपार्टमेंट्स निकल के आएंगे, है ना? डिवीजन ए, डिवीजन बी। कल मैंने आपको बताया था डिवीजन को बनाने के 4 बेसिस है। प्रोडक्ट हो सकता है, प्लेस हो सकता है, प्रोसेस हो सकता है, कस्टमर हो सकता है। तो ये सब चीजों को दिमाग में रखते हुए आप क्या कर रहे हो? आप डिवीजन कर रहे हो। डिविजनल स्ट्रक्चर का एडवांटेज क्या है? डिवीजन ऑफ वर्क यहाँ नहीं होता। बेसिकली डिविजनल स्ट्रक्चर का फर्स्ट एडवांटेज, सीधा सीधा बोलूं क्या, मुंबई वाला ब्रांच और दिल्ली वाला ब्रांच आप कंपैरिजन कर सकते हो, है ना? आप कंपैरिजन कर सकते हो। प्लस अगर आप कंपैरिजन कर रहे हो, जो ब्रांच अच्छा कर रही है आप उसको रिवॉर्ड बेटर वे में कर सकते हो, है ना? तो बाकी सारे स्ट्रक्चर के कंपैरिजन में यहाँ पे एम्प्लॉइज का मोरल थोड़ा हाई होता है। क्यों? अगर मैं अच्छा काम करूंगा तो क्लियर दिख के आएगा कि मैंने अच्छा काम किया है। क्यों? क्योंकि मेरे ब्रांच का प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा है,
है ना, कंपैरिजन इजीली होता है और यहाँ पे आप रिवॉर्ड कर सकते हो वो सारे एम्प्लॉयज को जिनके ब्रांच ने अच्छा काम किया। सही है, सो दिस इज पॉसिबल। यहाँ पे डिसीजन मेकिंग आसान होता है, कौन सा ब्रांच को बंद करना है, कौन से ब्रांच को, और वो ब्रांच मैनेजर को और इंसेंटिव देना है, दिस बिकम्स इजी। डिसएडवांटेज क्या है, डिविजनल स्ट्रक्चर बहुत कॉस्टली हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डिविजनल लेवल पे जो मैनेजर होता है उसका क्वालिटी थोड़ा ढंग का होना चाहिए भाई, है ना, और इसलिए आपको उसको ज्यादा सैलरी पे करना पड़ता है, तब आपका ओवरहेड कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगा। सही है बच्चों, एक चीज और, डिविजनल स्ट्रक्चर में अगेन कम्युनिकेशन के लिए थोड़ा वापस प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि अलग अलग एरिया के हिसाब से आप डिवीजन को बनाते हो, तो अगेन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है। ठीक है, देन व्हाट इज मल्टी डिविजनल, इसको एक और नाम है एम फॉर्म। कौन से साल में ये फर्स्ट टाइम यूज किया गया था? 1920 में इसको सोचा गया था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो मल्टी डिविजन में क्या होता है, डिवीजन के सब डिविजन्स बन रहे हैं, डिवीजन ए, डिवीजन बी, डिवीजन सी, उसमें सब डिविजन्स बनेंगे। हर एक सब डिवीजन अपने आप में एक बिजनेस यूनिट को रिप्रेजेंट करता है। बच्चों ये मल्टी डिविजनल स्ट्रक्चर जो होता है ना, इसमें मैंने एक आपको क्वेश्चन पूछा था, मैंने बोला था कल 2 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। कौन सा क्वेश्चन? हाँ, तो आपका जो कॉर्पोरेट जो यूनिट होगा वो छोटा होगा या बड़ा होगा? इट विल बी स्मॉल। व्हाई? क्योंकि सारा काम तो वो सब डिवीजन वाला मैनेजर कर रहा है ना, तो कॉर्पोरेट यूनिट जो है वो छोटा होता है और ये सेमी ऑटोनोमस होता है। कीवर्ड्स को याद रखो तो आपको सेंटेंस लिखने आएगा। सेमी ऑटोनोमस क्या होता है? मतलब ये ऊपर वाला मैनेजर जो है कॉर्पोरेट लेवल वाला, वो कुछ दिन के लिए छुट्टी पे गया तो भी चलेगा, क्योंकि मेन काम तो आपका सब डिवीजन और डिवीजन वाला मैनेजर कर रहा है। समझा क्या? है ना? ठीक है, तो अगेन बच्चों यहाँ पे वही सब चीज है, मल्टी डिवीजन में हर एक सब डिवीजन जो है वो अपने आप में एक बिजनेस यूनिट होता है, उसमें से अलग से फिर फंक्शनल डिपार्टमेंट्स निकल के आते हैं। कल के एग्जाम्पल में ऐसा बताया था कि 6 फंक्शनल डिपार्टमेंट्स होंगे, क्योंकि हर एक सब डिवीजन के हर एक डिवीजन के दो सब डिवीजन निकल रहे थे, राइट। सो दिस इज मल्टी डिविजनल स्ट्रक्चर। एसबीओ क्या होता है? स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट। पहले बोलो ड्रॉ कैसे करोगे, ऊपर कौन बैठा है? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट बोलो या सीईओ बोलो या एमडी बोलो, आपकी मर्जी है ना। उसके अंडर सारे कॉर्पोरेट लेवल ऑफ मैनेजर्स निकल रहे, सेंटर में स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, उसके अंदर एसबीओस निकल रहे हैं, एसबीओ ए, एसबीओ बी, एसबीओ सी, एसबीओ डी, और एसबीओस में फिर कुछ कुछ जगह डिविजन्स निकलेंगे, है ना। तो बच्चों एसबीओ स्ट्रक्चर बेटर क्यों है? क्योंकि ये ज्यादा साइंटिफिक है, ज्यादा लॉजिकल है, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, प्रोडक्शन आपका एक ही प्लेस पे होगा, फिर वहां से आप उसके डिविजन्स निकाल रहे हो, है ना। जैसे कि आईटीसी का एग्जाम्पल मैंने आपको जो ओरिजिनली बताया था एसबीओ के केस में, वहां पे वैसे ही होता है। इट इज मोर साइंटिफिक, मोर लॉजिकल। अगर एसबीओ बना रहे हो तो जो भी सिमिलर प्रोडक्ट्स है उसका एक एसबीओ बनेगा, और जहां पे प्रोडक्ट चेंज हो रहा है उसका अलग एसबीओ बनेगा। एसबीओ में आपका कंपटीशन अलग होगा, आपका विजन मिशन अलग होगा, और आपको अलग मैनेजर लगेगा एसबीओ को संभालने के लिए। सही है। रिलेटेड प्रोडक्ट्स का एक एसबीओ, अनरिलेटेड प्रोडक्ट्स का अलग एसबीओ बनाओ। सही है। सो दिस इज मोर रिलायबल एंड साइंटिफिक अप्रोच। एसबीओ इसलिए काफी कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गेनाइजेशंस यूज करते हैं। समझा? ठीक है, राइट। नेक्स्ट इज मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। कल मैंने आपको बताया था मैट्रिक्स स्ट्रक्चर में क्या होता है, हम लोग रोज और कॉलम्स ड्रॉ कर रहे हैं, है ना। हमने क्या किया था, हमने ऊपर हॉरिजॉन्टली फंक्शनल डिपार्टमेंट्स होते हैं, उसको बोलते हैं होम डिपार्टमेंट। होम क्यों? परमानेंट है। वेरी गुड, ये जो आप बोल रहे हो ना ये सारे कीवर्ड्स है। अब आपको सेंटेंस खुद से लिखने आएगा, मैं सही बोल रहा हूँ। अगर आपने क्लास में यहाँ पे ध्यान देके कीवर्ड्स लर्न कर लिए तो आपका काम वहीं खत्म हो गया। एट द एंड आपको क्या करना है, आपको चीजों को एज इट इज तो लिखने नहीं आएगा, आपको कीवर्ड्स यूज करके सेंटेंसेस बनाना है ना। हॉरिजॉन्टली क्या होता है, फंक्शनल डिपार्टमेंट्स। एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन, एचआर, आर&डी, ये सारे आपके फंक्शनल डिपार्टमेंट्स। कोई भी लिख लो आपके मर्जी से, कोई भी 4 फंक्शनल डिपार्टमेंट्स लिख दो। और हम लोग वर्टिकली क्या लिखते हैं, प्रोडक्ट या प्रोजेक्ट मैनेजर लिखते हैं। सही है ना, प्रोडक्ट और प्रोजेक्ट मैनेजर। प्रोडक्ट या प्रोजेक्ट मैनेजर परमानेंट होता है या टेम्पररी होता है? स्टार्टिंग में तो टेम्पररी होता है। अगर आपने बहुत साबित किया है कि आपका प्रोडक्ट बहुत ही परफेक्ट हो गया तो वो परमानेंट बन जाता है। यूजुअली इट इज टेम्पररी। जनरली व्हाट वी कैन से, आपका जो होम डिपार्टमेंट है वो परमानेंट होता है। होम डिपार्टमेंट के मैनेजर की छुट्टी नहीं होती है, बट प्रोजेक्ट खत्म हो गया तो प्रोजेक्ट मैनेजर की हो सकता है कि छुट्टी हो जाए। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? ठीक है। सो दिस इज विद स्ट्रक्चर, मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। बच्चों मैट्रिक्स स्ट्रक्चर में क्या ड्यूअल अथॉरिटी होता है। ड्यूअल अथॉरिटी मतलब क्या, अगर मैं एम्प्लॉई हूं तो मेरे को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों जगह से इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना होगा। दोनों बार मेरे को पनिशमेंट भी होगा और रिवॉर्ड भी होगा। मतलब लेट आया तो दोनों की डांट मिलेगी, ठीक है। अच्छा काम किया तो दोनों की तारीफ मिलेगी, है ना। दिस इज कॉल्ड एज ड्यूअल अथॉरिटी। या क्या थोड़ा सा आपको कोऑर्डिनेशन में डिफिकल्टी हो सकती है? क्यों?
इमेजिन करो कि आपका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वाला मैनेजर, उनमें जो है वो डिस्प्यूट चल रहा है, तो इन दैट केस ऑर्गेनाइजेशन का वर्किंग बहुत मुश्किल हो जाएगा। यू विल हैव टू कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी होगा, है ना। मैट्रिक्स स्ट्रक्चर कौन से टाइप के ऑर्गेनाइजेशंस यूज करते हैं? कौन से? एसबीओ नहीं रे भाई, मैट्रिक्स स्ट्रक्चर बोल रहा हूँ। कौन से टाइप के? कल कितने एग्जांपल दे? कंस्ट्रक्शन सेक्टर, क्योंकि हर एक प्रोजेक्ट का टाइमलाइन अलग है ना। हेल्थ केयर में यूज होता है, बराबर। आईटी सेक्टर में यूज होता है, डिफेंस में यूज होता है, बराबर। रिसर्च में यूज होता है, हर जगह ये यूज होता है बच्चों। दिस इज अ वेरी पॉपुलर स्ट्रक्चर, मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। क्या सबको दिमाग में आया? हाँ या ना? कुछ तो बोलो। नेक्स्ट क्या था? आर क्लास स्ट्रक्चर। व्हाट इज आर क्लास स्ट्रक्चर? आर क्लास स्ट्रक्चर सिंपली बोलता है कि एकदम ऊपर जो कॉर्पोरेट लेवल होता है वहां पे वाइड है ना, बीच में बिजनेस लेवल में नैरो हो गया, ठीक है, और लास्ट में फंक्शनल लेवल पे वाइडेस्ट है, ठीक है। तो हमने कौन से लेवल के मैनेजर्स को हटा दिया? हटा दिया मतलब पूरा नहीं हटाया, कम किया। बिजनेस लेवल को कम किया। क्यों? क्योंकि भाई जब सबसे ज्यादा मेहनत फंक्शनल वाला मैनेजर कर रहा है और उसका जो मेन डिसीजन है कॉर्पोरेट लेवल वाला मैनेजर कर रहा है, तो बिजनेस लेवल की ज्यादा जरूरत नहीं महसूस हो रही है आजकल। दिस इज द नीड ऑफ द आर, है ना। आजकल ये वाला आर क्लास स्ट्रक्चर ज्यादा यूज होता है। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशंस चाहते हैं कि उनका खर्चा कम हो, तो बिजनेस लेवल वाले मैनेजर में स्कोप कम कर दिया। इसका निगेटिव पॉइंट क्या है? कम ऑन, कल बोला था, उनको है ना लगेगा कि भाई वो बहुत टाइम से सेम ही काम कर रहे हैं। किनको? फंक्शनल वालों को, है ना। मोनोटोनस जॉब हो जाएगा और वहां पे करियर अपॉर्चुनिटी ज्यादा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि बिजनेस लेवल में प्रमोट अगर आपको होना है तो वहां पे ज्यादा जगह भी तो होनी चाहिए, वो आपने कम कर दिया ना, है ना। और जो नीचे वाला मैनेजर है वो डायरेक्टली कॉर्पोरेट लेवल पे तो नहीं बैठेगा, उसको पहले कुछ साल प्रूव करना पड़ेगा एज बिजनेस लेवल मैनेजर। सही है। तो ये थोड़े नेगेटिव पॉइंट्स हो गए, बट अगेन बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस ये यूज करते हैं आर क्लास स्ट्रक्चर ताकि उनका खर्चा कम हो सके। सबके दिमाग में बैठा। देन लास्ट अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ वो है नेटवर्क स्ट्रक्चर। बच्चों बिफोर वी अंडरस्टैंड नेटवर्क स्ट्रक्चर क्या होता है, मैट्रिक्स स्ट्रक्चर के एक दो पॉइंट्स बचे उसको हम लोग खत्म करते हैं, है ना। अभी मैं आपको क्या बता रहा हूँ, मैट्रिक्स स्ट्रक्चर जो अपना कल हुआ था ना, वही आपको थोड़ा सा पहले यहां से एक्सप्लेन कर देता। ओके बच्चों प्लीज एक क्वेश्चन का आंसर करो। आज सुबह मैंने आपको टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर पूरे बता दिए, है ना। सुबह एक्स्ट्रा वाला स्ट्रक्चर कौन सा बताया, बताओगे? नेटवर्क स्ट्रक्चर बताया। हम लोग सिर्फ उसको ही रिवाइज करते हैं क्योंकि सुबह बाकी सारे रिवीजन हो चुके हैं, राइट। सो कैन एनीवन टेल मी एनीथिंग अबाउट नेटवर्क स्ट्रक्चर? नहीं, एक काम करो ना, पहले मेरे को शॉर्ट में एक सेकंड, शॉर्ट में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताओ ना, नेटवर्क स्ट्रक्चर में क्या होता है। नेटवर्क स्ट्रक्चर में आप बहुत सारे चीजों को आउटसोर्स करते हो। क्या करते हो? आउटसोर्स। आउटसोर्स मतलब क्या? आप बहुत सारे एक्टिविटीज खुद नहीं करते हो, किसी और कंपनी पे आप रिलाई कर रहे हो, उसको हम लोग बोलते हैं नेटवर्क स्ट्रक्चर। सो नेटवर्क स्ट्रक्चर में सबसे मेन चीज क्या आ रही है? आउटसोर्सिंग ऑफ वर्क। बच्चों जब आप कोई चीज को आउटसोर्स करते हो तब आप वो स्ट्रक्चर को ड्रॉ नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आप क्या कंट्रोल कर रहे हो और कौन सी चीज को आउटसोर्स कर रहे हो, उस चक्कर में आप सिस्टमैटिक स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं कर पाओगे, है ना। इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं नॉन स्ट्रक्चर या फिर कॉब वेब लाइक। अब बताओ इसका एडवांटेज, नेटवर्क स्ट्रक्चर के एडवांटेजेस है क्या? लोड कम हो जाएगा, जो टॉप मैनेजमेंट है वो अपना लोड कम कर रहे हैं और वो आउटसोर्सिंग पे भरोसा कर रहे हैं, है ना। अच्छा लोड कम होगा तो क्या वो जो कोर एक्टिविटीज है उस पर ज्यादा फोकस कर सकते हैं? बिल्कुल। अच्छा बच्चों अब डिसएडवांटेज बताओ। कॉम्पिटेंसीज आपके शेयर होते हैं, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन जो है वो आपको शेयर करना पड़ेगा, राइट। सो ये बेसिक चीज है, अगर आप लिख पाओगे तो दैट विल रियली डू वेल, बराबर। दिस इज कॉल्ड एज विच स्ट्रक्चर? नेटवर्क स्ट्रक्चर। मैंने एग्जांपल्स आपको कौन से देते हैं? एचयूएल जो है वो अपना काम आउटसोर्स करके हिंदुस्तान फूड्स को देती है ना। पतंजलि भी मैक्सिमम काम आउटसोर्स करके हिंदुस्तान फूड्स को दे रही है, राइट। उसके अलावा एयरटेल अपना कॉल सेंटर का जो बिजनेस है वो भी वो आउटसोर्स करता है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट, है ना। चलो सो दिस इज कॉल्ड एज नेटवर्क स्ट्रक्चर। बच्चों जो इंडस्ट्री में रैपिड चेंजेस होते हैं, जहां पे आपको फटाफट इनोवेट करना है, वहां पे आपको इनोवेशन के प्रोसेस पे आर&डी पे ध्यान देना है, तो क्या करोगे आप? मैन्युफैक्चरिंग का काम किसी को आउटसोर्स कर दोगे। समझ में आया? ठीक है। सो दिस इज व्हाट हैपेंस इन अ नेटवर्क स्ट्रक्चर। अच्छा सुबह मैंने आपको एक दो चीजें और बताई थी कि पुराने काम करने के तौर तरीके और नए काम करने के तौर तरीके क्या होते हैं। ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड न्यू ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। शॉर्ट में बताओ ना, ओल्ड स्ट्रक्चर में क्या होता है? टॉप मैनेजमेंट होता है और वो ऑर्डर देता है किसको? फंक्शनल लेवल को। तो है ना, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन कहां होगा? ऊपर से नीचे। इसको बोलते हैं टॉप डाउन अप्रोच। वर्टिकल फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होता है ना।
और जो न्यू ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है उसमें एग्जांपल क्या था, मैट्रिक्स स्ट्रक्चर, वहां पे हॉरिजॉन्टल फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन भी होगा। सही है, तो बेसिक चीज है यही है। उसी मुद्दे पे आप बहुत सारे पॉइंट्स लिख सकते हो, ओल्ड और न्यू के। शॉर्ट में बता रहा हूँ, है ना, हम लोग ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे। अच्छा बच्चों, सुबह और मैंने आपको क्या बताया था, सुबह मैंने आपको बताया था कि लीडर के क्या क्या रोल्स होते हैं और लीडर क्या क्या करता है ना, उसमें काफी सारे एग्जाम्पल्स बताए थे। इफ यू कैन रिकॉल कौन से लोगों के एग्जाम्पल बताए थे। अगर आपको एक सेकंड, आपको इसका तरीका बता रहा हूँ कैसे लर्न कर सकते हो। सी, आपको ना 4-5 नाम ध्यान में रखने यार, आपका काम वहीं खत्म हो जाएगा। देख लो, मिस्टर सोडी, है ना, उसके बाद एसपी दोकॉस में एशियन पेंट्स, उसके बाद में रिलायंस का एग्जाम्पल, रतन टाटा का एग्जाम्पल। 4 लोगों के नाम याद रख सकते हो तो उससे पूरे पॉइंट्स लेनोगे। आप लोग एक काम करना, लीडरशिप रोल्स बाय मैनेजर्स मॉडल में कहां लिखा है देखो, वहां पे 4 नाम लिखो, सीक्वेंस से लिखा भी रहेगा आपने अंदर। लर्न कैसे करते हैं वो उसका तरीका बता रहा हूं आपको। 4 नाम जल्दी लर्न होंगे, उससे आप पूरे पॉइंट्स लिख सकते हो। फर्स्ट कौन सा था, अमूल का स्टोरी था, फिर एशियन पेंट्स का स्टोरी था, उसके बाद में रिलायंस का स्टोरी था, उसके बाद में टाटा कम्युनिकेशन का स्टोरी था। ये 4 पॉइंट्स है, आपको ये सब पॉइंट्स लर्न होंगे, लीडरशिप रोल बाय मैनेजर। ठीक है, ओके बच्चों, कैसे लर्न करना है पॉइंट्स। इन्होंने क्या किया था, इनको सब पता था कि क्या चल रहा है मार्केट में, स्टेइंग ऑन द टॉप ऑफ व्हाट इज हैपनिंग इन द मार्केट, अपॉर्चुनिटीज को देख के उसको बराबर से ग्रैब करना चाहिए, है ना। इश्यूज को सॉल्व करो, ऑब्स्टैकल्स को मिटाओ। कैसे मिटाया था ऑब्स्टैकल्स को, इसने क्या किया था, इन्होंने क्या किया था बच्चों, इन्होंने स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप किया था किसके साथ, स्विगी एंड जोमेटो के साथ। और कोविड के टाइम पे अपना कैपेसिटी बढ़ाया जबकि सारे डेयरी कंपनीज अपने कैपेसिटी कम कर रहे थे, राइट। सो अगेन एक एक पर्सन से आपको पूरा पॉइंट लिखना आना चाहिए, थोड़ा इमेजिन करो तो आपको सब लिखना आएगा। सेकंड पॉइंट स्पिरिट कॉप्स, मतलब टीम स्पिरिट, किसने मेंटेन किया टीम स्पिरिट, एशियन पेंट्स ने। कैसे, एम्प्लॉइज का सैलरी बढ़ाया, कम नहीं किया, और एक पे एम्प्लॉय को ले ऑफ नहीं किया, तो उससे टीम स्पिरिट बनी रहेगी, एम्प्लॉइज आप पे भरोसा करेंगे। थर्ड पॉइंट क्या था, रिलायंस, रिलायंस क्या है, कॉन्स्टेंटली चेंज कर रहे, कॉन्स्टेंटली आपको इनोवेट करते रहना पड़ेगा, चेंजिंग कंडीशंस के हिसाब से आपको अडेप्ट करना पड़ेगा, नई नई अपॉर्चुनिटीज आपको देखना पड़ेगा, है ना। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, एथिकल लीडरशिप, रतन टाटा बताया था मैंने, अभी भी एचआर के ड्यूज भरने के लिए अभी भी कमिटेड है टाटा कम्युनिकेशंस, है ना। और टाटा कम्युनिकेशंस अभी भी चल कैसे रही यार, करेक्टिव एक्शंस लिए, करेक्टिव एक्शंस लिए, बिजनेस चेंज करते फ्रॉम बी टू सी टू बी टू बी, पहले बी टू सी था वो बंद हो गया, अब बी टू बी कर रहे हैं, राइट। तो वही है करेक्टिव एक्शन। सारे पॉइंट्स लर्न हो गए, अगर आप स्टोरी के साथ जा रहे हो तो 4 पॉइंट्स, उससे सारे पॉइंट्स लर्न हो गए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैंने आपको ये भी बता दिया था क्या, प्लीज बताओ, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्ट्रैटेजिक लीडर, ठीक है। इसमें तो बहुत सारे एग्जांपल्स है बच्चों। पहले काम करते, कल के कुछ पॉइंट्स मैंने जो आपको बताए थे जल्दी से रिवाइज करते, फिर आज का नया पॉइंट हम लोग कंटिन्यू करते, कल का डिस्कशन हम लोग आगे बढ़ाते हैं, राइट। कल के लेक्चर में मैंने आपको ऐसे बताया था कि लीडरशिप के 2 टाइप्स होते हैं, फर्स्ट इज ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप, सेकंड इज ट्रांजैक्शनल लीडरशिप। आपको एकदम शॉर्ट में बताना है, बताओ ना यार, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप कहां कहां जरूरी होता है, जब ऑर्गेनाइजेशन नई नई बनी है स्टार्टअप्स के केस में, या फिर जब वो बैंकरप्ट होने आ गई है, जब वो बंद होने आती है, तब आपको ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप की जरूरत होगी। कहां ज्यादा मोटिवेशन होगा, ट्रांसफॉर्मेशनल में या ट्रांजैक्शनल में, ट्रांसफॉर्मेशन में आपको ज्यादा मोटिवेशन की जरूरत होगी, कॉन्स्टेंटली एम्प्लॉइज को मोटिवेट करते रहना पड़ेगा। ट्रांजैक्शनल में क्या होता है, ट्रांजैक्शनल में सीधा सीधा कैरेट एंड स्टिक अप्रोच होता है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ कैरेट एंड स्टिक, अच्छा काम करोगे तो रिवॉर्ड मिलेगा, अच्छा काम नहीं किया तो सीधा निकला जाएगा, वो ज्यादा फॉर्मलाइज्ड अप्रोच है। क्या बोलते हैं इसको, फॉर्मलाइज अप्रोच। वाई फॉर्मलाइज अप्रोच, क्योंकि यहाँ पे जो लीडर होता है वो अपने एम्प्लॉयज से रेगुलरली बातचीत नहीं करता है, वो सीधा बोलते हैं काम कर पैसा मिलेगा, नहीं क्या तो जा यहाँ से, है ना। ये हमारा एटीट्यूड जहाँ होता है उसको बोलते हैं ट्रांजैक्शनल लीडरशिप। ट्रांजैक्शनल मतलब क्या, वही तो है कि आपके साथ मेरा जो डील हुआ है उसके हिसाब से हम लोग चलेंगे। ट्रांसफॉर्मेशनल में आपको थोड़ा इंस्पायर करना पड़ेगा, आपका ड्रीम या विजन शेयर करना पड़ेगा। कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट, यानी कि स्टार्टअप्स के केस में या फिर जो कंपनीज बंद होने आ रहे हैं, जैसे कि वोडाफोन आइडिया का केस हो गया, वहां पे ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप का ज्यादा यूज होता है, ठीक है बच्चों। कल मैंने आपको एक चीज और बताई थी, कॉर्पोरेट कल्चर, है ना। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि कैसे कॉर्पोरेट कल्चर क्रिएट होता है। एक क्वेश्चन का आंसर करो, छोटे छोटे क्वेश्चन का आंसर करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। कॉर्पोरेट कल्चर को क्रिएट करने में बहुत टाइम लगता है या बहुत जल्दी हो जाता है, बहुत टाइम लगता है ना। और एक बार कॉर्पोरेट कल्चर बन गया तो जल्दी से वो इमेज चेंज करना बहुत मुश्किल है।
सही है। तो बच्चों मैंने ये आपको एग्जाम्पल बताया था कि कैसे ये पर्टिकुलर पर्सन ने अपना कॉर्पोरेट कल्चर क्रिएट किया है कुछ 6-7 साल में, है ना। क्या कॉर्पोरेट कल्चर इनका क्रिएट हुआ था हरि कृष्णा ग्रुप का, कि ये कंपनी बहुत ज्यादा अपने एम्प्लॉयज का ख्याल रखती है, ज्यादा बोनस देती है, और उसको फिर मीडिया ने कवर भी किया। बच्चों जो चीज बार बार लोग बोलते हैं उससे कॉर्पोरेट कल्चर बन जाता है ना। अगर 10 लोग आपको कोई पर्सन के बारे में अच्छी चीज बोलेंगे तो आपको लगेगा यार सच में वो पर्सन अच्छा है, बराबर। कॉर्पोरेट कल्चर का भी वैसा है। अच्छा, कॉर्पोरेट कल्चर आपका एलाय है यानी कि फ्रेंड है या ऑब्स्टैकल है, ये डिपेंड करता है कि कॉर्पोरेट कल्चर पॉजिटिव है या निगेटिव है। एग्जांपल, पीएसयूज का कॉर्पोरेट कल्चर क्या लगता है आपको, निगेटिव है यार। लोगों के दिमाग में क्या है कि पीएसयूज मतलब ज्यादा अच्छा काम नहीं होगा, बहुत स्लो काम होता है ना, एम्प्लॉइज भी एकदम नॉट सो मोटिवेटेड है, बराबर। और प्राइवेट सेक्टर बोलने के बाद हमें लगता है कि यार प्राइवेट सेक्टर में अच्छा काम होता है, राइट। तो ये कल्चर बन गया ओवर द इयर्स, हमारे दिमाग में इमेज आ गया, राइट। कल बीएसएनएल और एयरटेल का कंपैरिजन बताया था बच्चों। अगर आपको कॉर्पोरेट कल्चर को बदलना है तो बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि पुरानी आदतों को बदलना बहुत मुश्किल होता है। इसका सोल्यूशन क्या है, आपको मैनेजमेंट में चेंज लाना पड़ेगा, टॉप मैनेजमेंट चेंज करना पड़ेगा। कल मैंने आपको बताया था कि बहुत बार कॉर्पोरेट कल्चर को बदलने के लिए आपको कॉर्पोरेट लेवल को बदलना पड़ेगा, क्योंकि उनकी सोच के हिसाब से आपका ऑर्गेनाइजेशन पूरा चेंज होता है, राइट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एम्प्लॉइज को कन्विंस करना पड़ेगा, और 2 से 5 साल लग जाएंगे आपको आपका वो पुराना वाला इमेज जो ना वो चेंज करने के लिए। कल एग्जांपल दिया था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को अगर अपना इमेज चेंज करना है, उसने एक नया ऐप लॉन्च किया योनो करके, और वो कॉम्पीट कर रहा है बाकी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को। टाइम लगेगा उसको उसका इमेज वैसा बनाने के लिए, राइट। सो दिस इज हाउ यू चेंज द प्रॉब्लम कल्चर। अच्छा, इसमें 1-2 पॉइंट्स है, मैं एंड में आपको बताऊंगा और डिस्कस करके। अच्छा बच्चों, कल वैसे हम लोगों ने एक पॉइंट और लिया था। कौन सा पॉइंट लिया था, कल हम लोगों ने स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन और इंप्लीमेंटेशन सीखा था, है ना। ठीक है, नाउ अंडरस्टैंड। ये देख लो, यहां पे मैं आपको पहले थोड़ा सा यहां से एक्सप्लेन कर रहा हूं। सी, स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन एंड इंप्लीमेंटेशन। बच्चों कोई बताएगा जल्दी से, स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन कौन सा लेवल करता है, ठीक है, और इंप्लीमेंटेशन कौन सा लेवल करता है। सी, स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन जो है ना, ठीक है, ये कौन करता है, कॉर्पोरेट लेवल, और इंप्लीमेंटेशन कौन करेगा, फंक्शनल लेवल और बिजनेस लेवल उसको इंप्लीमेंट करते हैं, करेक्ट। अच्छा, अगर आपका स्ट्रैटेजी बहुत सही तरीके से बना, साउंड स्ट्रैटेजी है, ठीक है, और आपका सपोज इंप्लीमेंटेशन भी एक्सीलेंट है, इंप्लीमेंटेशन क्या है, एक्सीलेंट है, ठीक है। तो बच्चों ये इन्होंने क्या किया, मैट्रिक्स बनाया यार, है ना। एक काम करता हूं मैं यहां से बताता हूं आपको, थोड़ा बेटर तरीके से समझेगा। कल हमने एक्चुअली यही डिस्कस किया था। ये ऑपरेशनल मैनेजमेंट मतलब क्या होता है, इंप्लीमेंटेशन, दिस स्टैंड्स फॉर इंप्लीमेंटेशन, ठीक है। और ये स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन, ठीक है। बच्चों मैं आपको एक चीज क्लियर करता हूं, देख लो आपको ये टेबल लर्न कैसे होगा। फॉर्मुलेशन, फॉर्मुलेशन एंड इंप्लीमेंटेशन, इंप्लीमेंटेशन, ठीक है। 2 वर्ड्स आपको दिमाग में रखने हैं, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। कोई बताएगा कहां एफिशिएंसी का यूज होता है, कहां इफेक्टिवनेस का यूज है। यहां कंफ्यूजन नहीं चाहिए, क्लियरली सोचो और बताओ किधर एफिशिएंसी यूज होगा। एफिशिएंसी, एफिशिएंसी बच्चों यहां यूज होता है। इधर आप कौन सा वर्ड यूज कर दोगे, एफिशिएंसी, ठीक है। और इधर क्या यूज करोगे, इफेक्टिवनेस। क्या यूज करोगे, इफेक्टिवनेस, ठीक है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ इफेक्टिवनेस, इफेक्टिव मतलब करेक्ट, सही अप्रोच, डायरेक्शन आपका सही चाहिए, है ना। फॉर्मुलेशन जब होता है तो आपको उसका डायरेक्शन देखना पड़ता है। इफेक्टिवनेस मतलब क्या, आपका जो डायरेक्शन है, कंपनी का जो डायरेक्शन है, कौन डिसाइड करता है, कॉर्पोरेट लेवल, है ना, वो सही होना चाहिए। इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी मतलब क्या, आप सेम चीज को कितने कम कॉस्ट में, कितने कम टाइम में आप बना सकते हो, दिस इज कॉल्ड एज एफिशिएंसी, दिस इज कॉल्ड एज एफिशिएंसी। अब थोड़ा सोच के बताओ, स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन इफेक्टिव भी हो सकता है, इनइफेक्टिव भी हो सकता है। सिमिलरली स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेशन एफिशिएंट भी हो सकता है, इनएफिशिएंट भी हो सकता है। कल के 4 केसेस याद है क्या, ठीक है, जो हम लोग गुड बेस्ट बेस्ट बोल रहे थे या फिर बैड बेस्ट बोल रहे थे, जो भी है उसको हम लोग अभी थोड़ा अलग से बताएंगे। देख लो मैं आपको बता रहा हूं 4 केसेस, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। यहां लिख रहा हूं स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन, यहां लिख रहा हूं स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेशन। आपको आंसर करना है ना। यहाँ पे वो टेबल लर्न करा रहा हूं आपको, प्लीज ध्यान से सुनना। फॉर्मुलेशन के लिए वर्ड क्या है, इफेक्टिव या एफिशिएंट, फॉर्मुलेशन इफेक्टिव, ठीक है। अगर आपका फॉर्मुलेशन हुआ इफेक्टिव, ठीक है, और आपका इंप्लीमेंटेशन हुआ एफिशिएंट, तो क्या ये सब अच्छा हुआ है, प्लीज बताओ। अगर दोनों भी अच्छा हुआ है तो ऐसे बिजनेस क्या करेंगे, ऐसे बिजनेस करेंगे थ्राइव,
क्या करेंगे? थ्राइव। अच्छा, अगर आपका स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन है इनइफेक्टिव, ठीक है, और अगर आपका स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेशन एफिशिएंट है, तो क्या होगा बच्चों? ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस में ज्यादा सक्सेस नहीं मिलता है लॉन्ग रन में। क्यों नहीं मिलता है? जल्दी बताओ ना यार। अच्छा, इसको पहले एक सेकंड मैं नीचे का भी पॉइंट बता देता हूं आपको। सपोज दिस इज एफिशिएंट, सॉरी दिस इज इफेक्टिव, दिस इज इफेक्टिव, ठीक है, एंड दिस इज इनएफिशिएंट। दोनों में से ज्यादा बेटर कौन सा है? सेकंड और थर्ड में बेटर कौन सा है? थर्ड इज बेटर। व्हाई? बिकॉज फॉर्मुलेट जो करता है कॉर्पोरेट लेवल, वो अगर अच्छा है और अगर उसको इंप्लीमेंट बराबर से नहीं किया जा रहा है, यू कैन इजीली चेंज विच लेवल, फंक्शनल और बिजनेस लेवल के मैनेजर्स को बदलना इजी होता है। तो बच्चों यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे अभी भी आप सरवाइव कर लोगे, ठीक है, बट दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विल डाई स्लोली, धीरे धीरे मरेगा, सॉरी डाई स्लोली, ठीक है। और अगर सपोज ये भी अच्छा नहीं है, इफ दिस इज इनइफेक्टिव and if this is inefficient, then this will die quickly। सही है क्या? ठीक है, बस ये यही है बच्चों, यहाँ पे वही लिखा है, सेम चीज लिखी है। इफ यू कैन जस्ट कंपेयर दिस, देख लो अच्छे से। यहाँ पे 4 सिचुएशंस क्रिएट हुए: थ्राइव, डाई स्लोली, डाई क्विकली एंड सर्वाइव। अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन वो आपको कॉन्सिक्वेंस फेस करना पड़ेगा। अच्छा, क्या कर रहा हूं मैं? कल के और आज के थोड़े जो पॉइंट्स हमने सीखे ना, आपको थोड़ा ध्यान देना है। अगर आपको नहीं याद आता है तो आप मॉड्यूल रेफर करके आंसर करो, बट सबको आंसर करना है ना बच्चों। कल के और आज के मिला के मैंने कुछ जो पॉइंट्स आपको बताए थे, मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स लिख रहा हूं, आपको कुछ आंसर करने आना चाहिए। सबसे पहले मैंने आपको ये 2 टर्म सिखाए थे, आपको याद है क्या? फर्स्ट इज स्ट्रैटेजी फॉर्म्यूलेशन, स्ट्रैटेजी फॉर्म्यूलेशन। सेकेंड इज स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेशन, स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेशन, ठीक है। जल्दी से बताओ, फॉर्मुलेशन और इंप्लीमेंटेशन में 2 वर्ड्स यूज करते हैं, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। किधर क्या लिखूं? फॉर्मुलेशन में इफेक्टिवनेस होता है, ठीक है, इफेक्टिवनेस चेक करते हैं, और यहां पे एफिशिएंसी चेक करते हैं, एफिशिएंसी चेक करते हैं। इसके बेसिस पे टोटल 4 कैटेगरीज बन सकते हैं। एक मैट्रिक्स मैंने ड्रॉ किया था, आपको वही याद दिला रहा हूं बच्चों। अगर आपका स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन इफेक्टिव बना है और ये भी एफिशिएंट बना है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं? ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस थ्राइव करेंगे, है ना। अगर आपका स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन इनइफेक्टिव है बट स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेशन एफिशिएंट है, तो अच्छा यहाँ पे ये भी बताया था मैंने, ये सिचुएशन और ये सिचुएशन, अगर फॉर्मुलेशन अच्छा है इंप्लीमेंटेशन वीक है, एक बार का वो तो भी ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर आप फॉर्मुलेट अच्छा करते हो और इंप्लीमेंटेशन बराबर से नहीं हो, तो आप फंक्शनल लेवल को चेंज कर सकते हो। किस लेवल को चेंज करना इजी है? फंक्शनल लेवल को चेंज करना इजी है ना, कॉर्पोरेट लेवल को चेंज करना इजी नहीं है। तो बच्चों इसमें से कौन सा टाइप का ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कैसे भी करके काम चल जाएगा उनका, बताओ। सेकेंड और थर्ड वाला काम चलाऊ है, इसको क्या बोलते हैं? इट विल सर्वाइव, इट विल सर्वाइव, ठीक है। और ये सेकंड वाला डाई स्लोली, इट विल डाई स्लोली। और अगर दोनों भी अच्छा नहीं है तो डाई क्विकली बोलना है, सिर्फ डाई नहीं बोलना है ना। आगे कॉन्सेंट्रेट हियर प्लीज, ट्राई टू आंसर। कोई बता सकता है डिफरेंस फॉर्मुलेशन और इंप्लीमेंटेशन के 4 डिफरेंस वाले पॉइंट्स बताओ ना बच्चों, जो आपको याद आ रहे हो बताओ। कौन सा इफेक्टिव है? लिखा है यहाँ पे फॉर्मुलेशन इज इफेक्टिव, और एफिशिएंसी पे फोकस कौन करता है? इंप्लीमेंटेशन। कहां पे आपका इंट्यूटिव या गट फीलिंग इन्वॉल्व होता है? फॉर्मुलेशन में, ठीक है। और कहां पे आपको ज्यादा मोटिवेशन करना पड़ेगा? इंप्लीमेंटेशन में, ठीक है। और क्या बोल रहे थे? इंटेलेक्चुअल प्रोसेस कौन सा है? फॉर्मुलेशन। और ऑपरेशनल और डेली प्रोसेस कौन सा है? इंप्लीमेंटेशन, ठीक है। और बताओ, हाँ, एंटरप्रेन्योर का जो मेन स्किल आएगा वो फॉर्मुलेशन में आएगा। और क्या बोल रहे थे? एक सेकंड, हाँ बोलो। टॉप मैनेजमेंट कौन सा करता है? फॉर्मुलेशन। और मिडिल और नीचे वाले मैनेजमेंट, मिडिल और लोअर लेवल वाले मैनेजमेंट इंप्लीमेंटेशन करते हैं। सबको ये याद है? आपको कोई भी 4 पॉइंट्स लिखने हैं यार, है ना। अच्छा, मॉडल में एक और पॉइंट लिखा है, फॉर्मुलेशन से इंप्लीमेंटेशन बनता है, तो कौन सा प्रीसीड करेगा? फॉर्मुलेशन। और कौन सा सक्सीड करेगा? इंप्लीमेंटेशन। ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स बनाए उन्होंने, है ना, आप भी लिख सकते हो उसको।
राइट। अच्छा बच्चों, इसके अलावा मैंने आपको कल एक चीज और बताया था, अगर फॉर्मुलेशन से इंप्लीमेंटेशन की तरफ जाता हूं मैं, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड लिंकेज। क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड लिंकेज। बट कभी कभी इंप्लीमेंटेशन करते समय जो फंक्शनल लेवल वाला मैनेजर है वो ग्राउंड लेवल पे फीडबैक लेके सजेशंस देगा, किसको? कॉर्पोरेट वालों को। तो इंप्लीमेंटेशन से फॉर्मुलेशन भी चेंज हो सकता है, उसको बोलते हैं बैकवर्ड लिंकेज। एंड दीज टू आर कंबाइंडली कॉल्ड एज मैनेजिंग लिंकेजेस। क्या बोलते हैं इसको? मैनेजिंग लिंकेजेस। सबको याद आ रहा है ना? चलो ये पॉइंट हमने किया। इसके बाद में बच्चों मैंने आपको कल एक दो चीजें और बताई थी। हमने ना इंप्लीमेंटेशन के इश्यूज सीखे थे। एक सेकेंड देख लो। स्ट्रैटेजी, बच्चों कंसंट्रेशन लेवल बिल्कुल ड्रॉप नहीं होना चाहिए। यहां से 1 घंटा 1.25 घंटा जब भी अपना लेक्चर खत्म होगा तब तक आपको पूरा ध्यान देना है, 100% फोकस्ड रहो। स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेशन जो होता है ना बच्चों, ठीक है, इसमें कुछ इश्यूज आ सकते हैं। इसके इश्यूज का मेमोरी टेक्निक है APP। सबसे फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है भाई? बोलना तो इजी है, करना मुश्किल है। करना मतलब क्या? एक्शन। सो स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेशन इज एक्शन ओरिएंटेड, और जहां पे भी एक्शन इन्वॉल्व होता है वहां पे आपको मेहनत करनी पड़ेगी। दैट्स व्हाई इट बिकम्स डिफिकल्ट। क्यों? क्योंकि वो रोज वाला प्रोसीजर है, डेली रूटीन एक्टिविटी आपको करना है, ऑपरेशनल प्रोसीजर है। दैट्स व्हाई स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेशन इज डिफिकल्ट। फर्स्ट प्रॉब्लम क्या था? एक्शन ओरिएंटेड। फर्स्ट प्रॉब्लम क्या था? इट इज एक्शन ओरिएंटेड। सेकेंड प्रॉब्लम बताओ बच्चों, एक पी से क्या आता है? जो ब्रॉड वाला क्या है? प्रोग्राम, ठीक है। और उसके डिवीजन करके क्या बनता है? प्रोजेक्ट। कैन यू टेल मी विच इज ब्रॉड बेस्ड? प्रोग्राम। और उसको स्प्लिट करके क्या बनता है? प्रोजेक्ट। तो आपको प्रोग्राम्स और प्रोजेक्ट्स बनाने होंगे जिससे आपका काम आसानी से इंप्लीमेंट हो। आपको स्प्लिट करना पड़ेगा वो को। आज सुबह भी मैं आपको वही बता रहा था कि माइलस्टोन्स हम लोग चेक करते हैं, बीच बीच में हम लोग देखते हैं कि हमारा काम बराबर से हो रहा है क्या। वो ये प्रोग्राम और प्रोजेक्ट का डिफरेंस है ना। तो इंप्लीमेंटेशन में आपको ये सब चीजों का ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, इसमें ना सीक्वेंस मैंने आपको कल बताया था कि स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेशन जब करोगे ना तो इसमें एक सीक्वेंस आपको मेंटेन करना होता है। सबसे फर्स्ट पालक पनीर वाला एग्जांपल याद है? तो पालक पनीर बनाना ये क्या है आपका? प्रोजेक्ट। फर्स्ट इज प्रोजेक्ट, पालक पनीर बनाएंगे। सेकंड, उसका रेसिपी चेक करो, वो क्या है? प्रोसीजरल इंप्लीमेंटेशन। थर्ड, इंग्रेडिएंट्स चेक करना है, क्या लगता है पालक पनीर बनाने के लिए, उसको बोलते हैं रिसोर्स इंप्लीमेंटेशन, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपको माइक्रोवेव अवन लगेगा, वो है स्ट्रक्चरल इंप्लीमेंटेशन। बनाने वाला पर्सन भी चाहिए, उसको बोलते हैं फंक्शनल इंप्लीमेंटेशन। फिर फीडबैक आता है, उसको बोलते हैं बिहेवियरल इंप्लीमेंटेशन। क्या सबको ये सारे पॉइंट्स लर्न हो गए? इतना इजी बच्चों, है ना। इसके बाद में मैंने आपको कल एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताया था जिसको बोलते हैं स्ट्रैटेजिक चेंज। और स्ट्रैटेजिक चेंज में मैंने एक ही कंपनी का एग्जांपल आपको बताया, आयशर मोटर्स। कौन से कंपनी का एग्जांपल बताया? आयशर मोटर्स। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया? आयशर मोटर्स ने 15 बिजनेस में से सारे बिजनेस बंद कर दिए, सिर्फ 2 बिजनेस पे फोकस किया, है ना। तो उसका स्ट्रैटेजिक चेंज आप कैसे लाओगे? सबसे पहले आपको देखना होगा कि आपको कहां जाना है ना। और आपको आपके एम्प्लॉइज को मोटिवेट करना है और उसको इंस्टीट्यूशनलाइज करना है। क्या करना है? इंस्टीट्यूशनलाइज करना है। देख लो यहां लिखा है, आ जाओ एक सेकेंड, रुक जाओ, किधर गया? हाँ ये यहाँ पे सी स्टेप्स टू इनिशिएट स्ट्रैटेजिक चेंज। 3 स्टेप्स है। सबसे फर्स्ट, रिकॉग्नाइज द नीड फॉर चेंज। बच्चों उनका क्या था नीड फॉर चेंज? उनको मीडियोकर बनना है या ग्रेड बनना है? ग्रेड बनना है ना। गुड इज द एनिमी ऑफ ग्रेट। उनको 1 या 2 बिजनेस में ग्रेड बनना था, सो दैट वाज द नीड फॉर चेंज, है ना। फिर उन्होंने क्या किया? शेयर्ड विजन जो है वो क्रिएट किया और उन्होंने शेयर किया कि हमारा ये विजन रहने वाला है। उनका क्या विजन था? रॉयल एनफील्ड ब्रांड को पॉपुलराइज करना। और उसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको चेंज को इंप्लीमेंट करना होगा, उसको बोलते हैं इंस्टीट्यूशनलाइज करना, है ना। और आपको बीच बीच में ट्रैक करते रहना पड़ेगा कि आपके मंथली सेल के नंबर बराबर आ रहे क्या। कल सबने ये लिखा है क्या? ये स्क्रिबल किया तो समझेगा, अदरवाइज आप जब पढ़ोगे तब आपको कुछ भी याद नहीं आएगा, है ना। आपको छोटे छोटे एग्जांपल्स हर जगह लिखना है, कल मैंने लिखा के भी दिया है बराबर। और ये सेम चीज अलग स्टाइल में किसने बोली है? कर्ट लेविन ने। किसने बोली है? एग्जाम में कर्ट लेविन का क्वेश्चन आएगा, ठीक है बच्चों। यहाँ पे कर्ट लेविन का जो मॉडल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें 3 स्टेप्स कौन से? मैंने आपको बताया था, कंटेनर चेंज करना, अनफ्रीजिंग, चेंजिंग टू न्यू सिचुएशन एंड रीफ्रीजिंग। ये 3 स्टेप्स है उसके, राइट। हम लोग शॉर्ट में रिवीजन कर रहे हैं बराबर, और कुछ नहीं कर रहे। ये पॉइंट्स हो गए। फिर ये पॉइंट्स के बाद में कल और कुछ नहीं सिखाया था ना आपको?
आज सुबह मैंने क्या सिखाया आपको? आज सुबह क्या सिखाया? आज सुबह क्या सिखाया? वही आ रहा, रुको। हमने सुबह सीखा कंट्रोल नाम का एक कॉन्सेप्ट। क्या सीखा? कंट्रोल नाम का कॉन्सेप्ट। इसमें दो चीजें सीखी, इसमें दो चीजें सीखी। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कंट्रोल, ठीक है। और सेकंड सीखा एलिमेंट्स ऑफ कंट्रोल। क्या सीखा? एलिमेंट्स ऑफ कंट्रोल। कंसंट्रेशन इधर होना चाहिए। हाँ एलिमेंट सीखा क्या? हाँ वो भी सीखा, सब याद दिलाऊंगा, देखो याद आएगा। ध्यान दो, ध्यान दो तो याद आएगा। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कंट्रोल, बच्चों इसका एक बहुत सुंदर सा मेमोरी टेक्निक है ना? क्या टेक्निक है? स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का ऑपरेशन। तीन ही तो है यार, है ना? इसमें तो पूरे वर्ड्स ही आ गए। फर्स्ट इज स्ट्रैटेजिक कंट्रोल, सेकंड इज मैनेजमेंट कंट्रोल, थर्ड इज ऑपरेशनल कंट्रोल। शॉर्ट में लिख रहा हूं, आपको पूरा लिखना है एग्जाम में। स्ट्रैटेजिक कंट्रोल, मैनेजमेंट कंट्रोल एंड ऑपरेशनल कंट्रोल। इसमें बच्चों मैंने आपको बताया था ऑपरेशनल कंट्रोल मतलब क्या? ये वो काम है जो आप रेगुलर बेसिस पे करते हो, रूटीन एक्टिविटीज होता है, इंडिविजुअल टास्क पे फोकस होता है, नैरो अप्रोच होता है। इसमें चार केसेस बताए थे। फर्स्ट इज स्टॉक को कंट्रोल कैसे करोगे, प्रोडक्शन को कंट्रोल कैसे करोगे, क्वालिटी को कंट्रोल कैसे करोगे एंड कॉस्ट को कंट्रोल कैसे करोगे। ये रोज आपको करना पड़ता है। दैट्स व्हाई दिस इज ऑपरेशनल कंट्रोल। याद आ रहा है क्या सब कुछ? वेरी गुड। नेक्स्ट मैनेजमेंट कंट्रोल मतलब क्या? मतलब आपने जो स्ट्रैटेजी बनाया है, जो टॉप मैनेजमेंट जो स्ट्रैटेजी बना रहा है वो सही है क्या, है ना? वो एनवायरमेंट के हिसाब से सही है क्या, वो आपको चेक करते रहना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड एज मैनेजमेंट कंट्रोल, जो कॉर्पोरेट लेवल वाला करता है। आपके स्ट्रैटेजी एफिशिएंट और इफेक्टिव है क्या, जो आपके लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म गोल्स है वो बराबर है क्या, वो आपको मैनेजमेंट कंट्रोल बताएगा। नेक्स्ट इज स्ट्रैटेजिक कंट्रोल। इसका एक बहुत सुंदर सा मेमोरी टेक्निक इसका भी है। इसका क्या है? स्पेशल SIP। स्पेशल से आता है स्पेशल अलर्ट कंट्रोल, S से आता है स्ट्रैटेजिक सर्विलियंस। क्या आता है? स्ट्रैटेजिक सर्विलियंस। I से इंप्लीमेंटेशन कंट्रोल, P से प्रीमाइस कंट्रोल। लेट्स स्टार्ट विद प्रीमाइस कंट्रोल। प्रीमाइस कंट्रोल मतलब आपके कुछ अजम्पशंस हो गए, आपका मैक्रो और माइक्रो एनवायरमेंट को लेके कुछ अजम्पशन होगा। मैक्रो को क्या बोल रहा है? एनवायरमेंटल कंट्रोल, एनवायरमेंटल प्रीमाइस, है ना? और माइक्रो को इंडस्ट्री प्रीमाइस। जैसे कि आपके लीगल फैक्टर्स हो गए, इंटरेस्ट रेट हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, ये नहीं बदलेगा, या अज्यूम कर रहे हो। अगर असम्पशन टूट गया तो आपका बैकअप प्लान कुछ होना चाहिए, है ना? सिमिलरली आपका सप्लायर आपको बराबर सप्लाई करेगा, आपका कंपटीशन आपको टक्कर देके मार्केट शेयर नहीं लेके जाएगा। ये आपके जो असम्पशंस होते हैं आपको चेक करते रहना पड़ेगा, है ना? इसको बोलते हैं प्रीमाइस कंट्रोल। फिर नेक्स्ट क्या सीखा? नेक्स्ट हमने वो स्ट्रैटेजिक सर्विलेंस सीखा। स्ट्रैटेजिक सर्विलेंस लूज फॉर्म होता है क्या? आप मैगजीन से इंफॉर्मेशन लोगे, न्यूज़पेपर से इंफॉर्मेशन लोगे, है ना? उसमें हो सकता है कि बहुत कम रेलेवेंट आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है, बट वही है वो जनरल आप सुपरवाइज कर रहे हो कि सब कुछ सही है क्या, है ना? एक मैनेजर को न्यूज़पेपर और मैगजीन्स रोज पढ़ते रहना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड एज दिस वाला सर्विलियंस वाला कंट्रोल, है ना? उसके बाद नेक्स्ट क्या था? स्पेशल अलर्ट कंट्रोल। स्पेशल सर्कमस्टांसेस में ही होता है। कोविड आ गया अचानक से, वॉर जैसा सिचुएशन हो गया, टेररिस्ट अटैक हो गया, है ना? M&A आ गया, या फिर नेचुरल कैलामिटी आ गई, तो इनसे आप कैसे बचोगे? आपका ऑर्गेनाइजेशन पहले से प्रिपेयर्ड होना चाहिए। उसको बोलते हैं स्पेशल अलर्ट कंट्रोल। क्या बोलते हैं उसको? स्पेशल अलर्ट कंट्रोल। उसके बाद में लास्ट क्या था? इंप्लीमेंटेशन कंट्रोल। इंप्लीमेंटेशन कंट्रोल में आपको मॉनिटर करते रहना पड़ेगा स्ट्रैटेजिक थर्स्ट को कि आप सही तो जा रहे हो क्या, है ना? बच्चों अगर मान के चलो मेरे पास है ना, सपोज एक जगह से दूसरी जगह जाना है मेरे को, और मेरे पास सिर्फ गूगल मैप है, तो मैं बार बार चेक करूंगा कि मैं बराबर जा रहा हूं क्या, कि एंड में चेक करूंगा कि बाप रे गलत जगह तो नहीं आ गए, बीच बीच में चेक करूंगा, हो सकता है 10 लोगों को पूछूंगा भाई मैं सही जा रहा हूं क्या, है ना? तो वही तो होता है, आपको मॉनिटर करते रहना पड़ेगा थर्स्ट को। बीच बीच में आपको माइलस्टोन्स को भी चेक कर देना पड़ेगा कि आप बराबर माइलस्टोन्स अचीव कर रहे हो क्या टाइम पे, राइट? हर ऑर्गेनाइजेशन वो करती है। दिस इज कॉल्ड एज इंप्लीमेंटेशन कंट्रोल। इज इट इजी? क्लास में लर्न करना है भाई, वही चीज है और कुछ नहीं है। समझ में आ गया ना, तो लर्न भी होना चाहिए। दो चीज है भाई, हर स्टूडेंट को समझ में तो आता है बट लिखने भी आना चाहिए। दैट इज द मेन पर्पस। बराबर? आपको अगर लिखने आ रहा है, अगर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ गया, मतलब वो पर्पस अचीव हो रहा है अपना। सही है? तो ये कंट्रोल वाले पूरे पॉइंट्स बता दिए। सुबह तक यहाँ हुआ है बेसिकली 2 दिन का पॉइंट मैंने आपको 10 मिनट बताया। ऑलराइट एवरीवन प्लीज फोकस, थोड़ा आंसर करना है सबको, है ना? जाग जाओ बच्चों, बच्चों जाग जाओ, ठीक है? अच्छा कल मैंने आपको एक ही कॉन्सेप्ट बताया था, उस कॉन्सेप्ट का नाम क्या था? एक ही चीज सीखी थी हम लोगों ने डिटेल में। क्या नाम था? डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, है ना? तो मैंने आपको क्या कहता सबसे पहले कल?
डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का जब मैं आपको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करा था, आई गिव यू 2-3 एग्जांपल्स फर्स्ट, है ना। मैंने आपको कौन से एग्जांपल्स दिए बस शॉर्ट में बता दो। सबसे फर्स्ट एग्जांपल, टीचिंग का तरीका जो चेंज हो गया है ओवर द इयर्स, इट इज बिकॉज ऑफ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। जो पुराना ओल्ड क्लासरूम था जहां पे ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड का यूज किया जाता था, है ना, उसको हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग न्यू क्लासरूम बना रहे हैं, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज हो गया, और अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हम लोग वहां पे वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर रहे हैं, है ना। जूम पे पढ़ाना, प्रोजेक्टर का यूज करना, है ना, ये सब चीजें रिकॉर्ड करना हर एक लेक्चर को, दिस इज ऑल पॉसिबल बिकॉज ऑफ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। एक और एग्जांपल जो पॉपुलरली बड़े बड़े कंपनीज में होता है, राइट, जो आपका ओल्ड सिस्टम है काम करने का, ठीक है, जहां पे एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से बेटर वे में इंटरकनेक्टेड नहीं है ना, वो एक फंक्शनल डिपार्टमेंट दूसरे फंक्शनल डिपार्टमेंट से बातें नहीं कर रहा है, कम्युनिकेट नहीं कर रहा है बराबर से, है ना, उसको अभी हम लोग चेंज कैसे करेंगे, वी विल सेट अप ईआरपी सिस्टम। सो व्हाट इज ईआरपी? एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। ईआरपी का फायदा बता दो क्या होगा। ईआरपी से क्या हर एक डिपार्टमेंट जो है वो एक दूसरे से कम्युनिकेशन अच्छे से करेगा, है ना। फॉर एग्जांपल अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो है वहां पे रॉ मटेरियल का सप्लाई कम हो गया, तो ये किसको वो मैसेज भेजेगा, प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट को, कि भाई आपको खरीदना है, और डायरेक्टली सप्लायर को ऑर्डर भी मिल जाएगा। अगर सप्लायर का भी ईआरपी है तो मैं बहुत जल्दी उसको ऑर्डर दे दूंगा, कब, जब मेरा स्टॉक खत्म होने आ गया रॉ मटेरियल का, उसी टाइम पे थोड़े दिन पहले मैं ऑर्डर प्लेस करूंगा। इससे मेरे को जस्ट इन टाइम सिस्टम को इंप्लीमेंट करने में मदद मिलेगी। व्हाट इज जेआईटी? क्या होता है जस्ट इन टाइम से? आपका जो इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री को जो स्टॉक करने का जो आपका जो हेडेक है वो कम हो जाता है ना। और अगर आप इन्वेंट्री को मैनेज करने का हेडेक कम कर रहे हो तो मतलब आपका कॉस्ट भी कम होगा, क्योंकि इन्वेंट्री को स्टोर करने का खर्चा होता है, यू आर सेविंग दैट, है ना। हर एक चीज सिस्टमैटिक तरीके से होगा। आप डिमांड फोरकास्टिंग भी ढंग से कर सकते हैं। व्हाट इज डिमांड फोरकास्टिंग? अंदाजा लगाना कि आपके प्रोडक्ट का डिमांड कितना होगा, आप हर एक चीज को डेटा को कलेक्ट कर रहे हो। दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ ईआरपी। कंपनीज लाइक एशियन पेंट्स, कंपनीज लाइक रिलैक्सो, मेनी कंपनीज हु आर एक्चुअली डूइंग दिस, कंपनीज लाइक ज़ूडियो जो है, ये सारे जो ब्रांड्स है ये सब ईआरपी सिस्टम फॉलो करते हैं, है ना। मान्यवर भी वही करता है। मान्यवर तो एक भी रुपया डिस्काउंट देता नहीं है, अभी तक एक भी रुपया डिस्काउंट नहीं दिया। क्यों? बिकॉज इट इज एबल टू प्रेडिक्ट कि कौन से जगह पे कौन से टाइप का क्लॉथ उसका बिकेगा। ये सब ईआरपी की वजह से ही पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं होगा, राइट। तो बच्चों यहाँ पे भी आपको क्या लगेगा, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन लगेगा। मैंने कल आपको एक और एग्जांपल दिया था, सिंपल सा एग्जांपल था, जो आपका पुराना मेथड था, है ना। सपोज आपके फैक्ट्री में मैनुअल तरीके से प्रोडक्शन होता था, अगर आप उसको चेंज करके रोबोटिक तरीके से, या आप उसको मशीन्स का यूज करके अगर आप प्रोडक्शन कर रहे हो, इसके लिए भी क्या लगेगा, आपको मशीन सेटअप करना पड़ेगा, आपको आपके एम्प्लॉइज को या वर्कर को क्या ट्रेनिंग देना पड़ेगा इस चीज का। बच्चों डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जिधर भी आएगा ट्रेनिंग इज नीडेड। ईआरपी में मैंने आपको क्या बताया था, 2-3 महीने का ट्रेनिंग होता है, उसके बाद आप कहीं ईआरपी इंप्लीमेंट कर सकते हो, है ना। और एक चीज बताओ, ईआरपी सिर्फ एक डिपार्टमेंट में इंप्लीमेंट नहीं होता है, इट इज इंप्लीमेंटेड इन द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। क्यों भाई? अगर एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से कम्युनिकेट करना चाहता है तो हर जगह ईआरपी आपको इंप्लीमेंट करना ही पड़ेगा। तो ईआरपी जब पूरे ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे हो रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसको वेल इन एडवांस ट्रेनिंग देना पड़ेगा। बगैर ट्रेनिंग के ये पॉसिबल नहीं होगा, ये सक्सेसफुल नहीं होगा, राइट। सो बच्चों ये 3 एग्जांपल्स मैंने आपको बताए थे। मैंने आपको कल ये भी बताया था कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का मीनिंग क्या है। अगर आप अभी थोड़ा ध्यान दोगे ना तो आपको चीजें और कीवर्ड्स लर्न होंगे। व्हाट इज मीनिंग ऑफ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन? आप 3 जगह चेंजेस ला रहे हो। कौन से 3 जगह? या तो गुड्स में, है ना, या तो सर्विसेज में, ठीक है, या तो फिर सेम ही चीज दे रहे हो बट आपने उसको बनाने का तरीका चेंज कर दिया, आपने आपका मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसीजर चेंज कर दिया। लुक एट द थर्ड केस, यहाँ पे आप वही चीज बना रहे हो, मैनुअल में भी वही चीज बनती थी, रोबोटिक या मशीन से भी वही चीज बनेगी, बट उसका प्रोसीजर चेंज कर दिया। बाय यूजिंग दिस प्रोसीजर यू आर बिकमिंग मोर एफिशिएंट, आपका खर्चा कम होगा, आपका टाइम रिड्यूस होगा, है ना। तो एफिशिएंसी पे फोकस कर रहे हो यूजिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। आर यू गेटिंग दिस कॉन्सेप्ट, राइट? तो 3 चीजें बदल रहे हो। कौन सी 3 चीजें? गुड्स, सर्विसेज एंड प्रोसीजर। किसका यूज करके? टेक्नोलॉजी का यूज करके। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। सही है बच्चों, जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाहती है, दिस इज पॉसिबल ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ अ टर्म, वेरी गुड, चेंज मैनेजमेंट। ये किसकी वजह से पॉसिबल है? चेंज मैनेजमेंट के वजह से ही पॉसिबल है, ठीक है। ये जो चेंज मैनेजमेंट होता है ना, ये क्या करता है? ये इंश्योर करता है कि पूरा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस स्मूथली हो रहा है। दिस इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। आप पूरे ऑर्गेनाइजेशन को बदल रहे हो यार, हर एक एम्प्लॉय पे इसका असर होगा क्या?
बिल्कुल होगा, है ना, क्योंकि ये कोई एक डिपार्टमेंट के लेवल पे नहीं होता, ये पूरे ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे आप कुछ चेंजेस ला रहे हो। अगर हर एक एम्प्लॉय को कुछ बदलाव लाना है तो आपको ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज लगेगी। तो कौन सी चीज की वजह से ये स्मूथली हो जाएगा? चेंज मैनेजमेंट की वजह से। तो चेंज मैनेजमेंट क्या करता है? कुछ की वर्ड्स अगर आपको याद है प्लीज बताओ ना बच्चों। चेंज मैनेजमेंट जो है वो हर एक चीज स्लोली करेगा क्या? ठीक है, हर एक प्रोसेस कैसा होना चाहिए? ग्रेजुअल होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अगले दिन बोल रहे हो भाई हर एक चीज बदल गई, ऐसा नहीं होना चाहिए। इट मस्ट बी ग्रेजुअल। आपको वेल इन्फॉर्म करना पड़ेगा किसको? एम्प्लॉइज को। ईआरपी लाना है तो 2-3 महीने पहले ढिंडोरा पीटो कि भाई ईआरपी आने वाला है ना बच्चों। सिर्फ इतना ही नहीं, आपको और क्या करना पड़ेगा? आपको ट्रेनिंग देना पड़ेगा, है ना। ट्रेनिंग देने के लिए बहुत बार आपको लीडर्स लगेंगे या फिर प्रोजेक्ट मैनेजर्स लगेंगे, है ना, जो लीड करके एम्प्लॉइज को मोटिवेट करेंगे कि भाई आपको ये बदलाव लाना ही पड़ेगा, राइट। अच्छा, उसके अलावा बच्चों क्या हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगा यहाँ पे, है ना। और बच्चों मैंने आपको 1-2 पॉइंट्स और बताए थे। आपको आपका आईटी इंफ्रा भी सपोर्ट कर रहा है क्या डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को, ये देखना पड़ेगा, हाँ या ना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आईटी इंफ्रा मतलब क्या? अभी देख लो, ओल्ड क्लासरूम से न्यू क्लासरूम, तो इसके लिए मेरे को कौन सा सेटअप चाहिए? अच्छा इंटरनेट कनेक्शन चाहिए क्या? जब मैं बोल रहा हूँ मैं जूम पे पढ़ाऊंगा और मेरे पास इंटरनेट कनेक्शन ही नहीं है तो क्या सेंस बनता है भाई, है ना। तो मेरे पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी इन प्लेस होना चाहिए, अच्छा कैमरा होना चाहिए, मेरे पास लैपटॉप होना चाहिए, है ना, मेरे पास सारे टूल्स होने चाहिए, मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी होना चाहिए वो चीज को सपोर्ट करने के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट। क्या आपको ये सब कीवर्ड्स दिमाग में आ गए? अब मैं आपको एक सिंपल चीज और बता रहा हूँ। कल के लेक्चर में मैंने आपको ऐसे एक्सप्लेन किया था कि बच्चों चेंज मैनेजमेंट के कुछ स्ट्रैटेजीज होते हैं। क्या होते हैं? स्ट्रैटेजीज। मैं आपको लर्न करवा रहा हूं, रिवीजन का पर्पस ही वही है कि आपके दिमाग में कीवर्ड्स आए। एक इमेज मैंने ड्रॉ किया था, वो इमेज से सारे बुलेट पॉइंट्स बनते, बस वही चीज है यार, आपको और कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, कौन सा इमेज? यहां पे लिखा था मैंने टॉप मैनेजमेंट। क्या लिखा था? टॉप मैनेजमेंट। और यहां पे लिखा था मैंने एम्प्लॉइज। कितना सिंपल सा इमेज है। यहां से यहां एरो जाएगा, ठीक है, और यहां से यहां भी आएगा, है ना। ये फर्स्ट नंबर का पॉइंट, सेकंड और थर्ड नंबर का पॉइंट, फोर्थ नंबर का पॉइंट है कम्युनिकेशन करना, और ये प्रोसेस को आपको रिपीट करना है। क्या करना है? रिपीट करना है। बताओ ना बच्चों, ये इमेज से आपको 5 पॉइंट्स लर्न होने चाहिए। सबसे फर्स्ट पॉइंट, बिगिन एट द टॉप। बिगिन एट द टॉप मतलब टॉप मैनेजमेंट ही डिसाइड करेगा भाई। अगर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन लाना है, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप हो गया। कौन सोचेगा? कॉर्पोरेट वाला, बिजनेस वाला, फंक्शनल वाला? सोचना तो कॉर्पोरेट वालों को ही है ना, तो कॉर्पोरेट वाला सोचेगा। तो हम हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है? बिगिन एट द टॉप। ठीक है, सेकंड और थर्ड पॉइंट एम्प्लॉइज से रिलेटेड है। हमें एम्प्लॉय को बताना होगा कि भाई आपको दिल से ये चीज को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। दिस इज नीडेड एज वेल एज डिजायर्ड। नीडेड एज वेल एज डिजायर्ड। आप कैसे कन्विंस करोगे? अगर ये चेंज हुआ तो ऑर्गेनाइजेशन टिक पाएगा, है ना। फ्यूचर में ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा रेजिलियंट होगा, ज्यादा बेटर वे में काम कर सकता है। और अगर ऑर्गेनाइजेशन जिंदा है तो आपकी नौकरी भी बचेगी, है ना। तो आपको बोलना ही पड़ेगा दिस इज नीडेड एज वेल एज डिजायर्ड। थर्ड पॉइंट, अगर एम्प्लॉय कुछ डिसरप्शन कॉज करते हैं तो डिसरप्शन को रेड्यूस करने के लिए आपको कुछ चीजों का ख्याल रखना है। जैसे कि आप डिसरप्शन कैसे रेड्यूस करोगे बच्चों? ये डिसरप्शन वाला पॉइंट सबसे बड़ा पॉइंट है। बताओ ना, उसके कुछ स्टेप्स है। याद नहीं आ रहा तो आप देख सकते हैं मॉडल में। सबसे फर्स्ट आपको क्या करना है? स्लोली बिगिन करना है ना, ग्रेजुअली करना पड़ेगा, है ना। प्लस आपको सारे टूल्स जो है वो रेडी रखने पड़ेंगे। एम्प्लॉइज को ट्रेन करना पड़ेगा बराबर से। ट्रेन और मोटिवेट करने के लिए आपको लीडर्स लगेंगे। और लीडर्स के अलावा आपको क्या करना पड़ेगा? आपको आईटी इंफ्रा को सेट करना पड़ेगा। अगर इंफ्रा सेट ही नहीं हो गया, सपोर्ट ही नहीं कर रहे उसको, तो फिर भाई डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन तो सेंसलेस हो गया ना, है ना। ये सारे पॉइंट्स किस में आते हैं? ये सारे पॉइंट्स थर्ड नंबर के पॉइंट में आते हैं, जिसका नाम क्या है? रेड्यूस डिस्ट्रप्शन। ठीक है, अच्छा इसके अलावा भी कुछ वर्कर्स क्या डरे हुए होंगे कि कहीं हमारी नौकरी खतरे में तो नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? कम्युनिकेट करते रहना पड़ेगा ताकि आप उनका डर निकाल सको, है ना। और लास्ट क्या है? दिस इज नॉट एन एक्सेप्शन, दिस इज अ नॉर्म। एक बार हो गया तो बार बार नहीं हो गया, ऐसा नहीं होता। ईआरपी इंप्लीमेंट करने के बाद भी यू हैव टू कॉन्स्टेंटली अपग्रेड टू द न्यूअर वर्जन्स ऑफ ईआरपी, है ना। ठीक है, मैं पहले मैन्युअली अकाउंटिंग करता था, अब मैंने टैली यूज किया तो टैली के भी अलग अलग वर्जन यूज करना पड़ेगा, है ना। अगर आपको नहीं पता तो बता रहा हूं बच्चों, टैली बहुत साल पहले जो था और अभी इसमें जमीन आसमान का फर्क है। अभी तो बहुत सारे कंपनीज टैली ईआरपी यूज करते हैं, टैली के अंदर भी ईआरपी आ गया।
अगर आपको पता है तो आपने मेरे ख्याल से कुछ लोगों ने किया भी रहेगा इसका टैली का कोर्स, नहीं भी किया ना कोई बात नहीं, आपको आर्टिकलशिप में वही करना है। सही बोल रहा हूँ, हर ऑफिस में यूज ही होता है वो, राइट। तो अगेन बच्चों ये सब चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? हाँ या ना? ठीक है, एक सिंपल चार्टर्ड अकाउंटेंट जो प्रैक्टिस करता है ना, वो भी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ला के बैठा है। कैसे? पहले कैसे होता था अकाउंटिंग पता है? एक मुनीम होता था जो है ना बैलेंस शीट ट्रायल बैलेंस सब दिखता था, और वो ट्रायल बैलेंस के एंट्रीज बराबर से बैलेंस हो रहे हैं नहीं वो चेक करता था, है ना। अगर मैं मान के चलो मैं मैन्युअली एंट्री कर रहा हूँ, हो सकता है क्या डेबिट और क्रेडिट मैच नहीं हो रहा है? बिल्कुल। आज टैली में ऐसा होता ही नहीं है, जब तक आप डेबिट और क्रेडिट इफेक्ट दोगे नहीं वो एंट्री लेता ही नहीं है। मतलब ये बैलेंस टैली नहीं हो रहा है, ये पॉइंट ही नहीं है ना। वो अभी आप लोग जब 11th स्टैंडर्ड या 12th स्टैंडर्ड में जब वो बैलेंस शीट ट्रायल बैलेंस वो बनाते थे, उसमें शायद ये प्रॉब्लम आ सकता था कि भाई ये बैलेंस शीट मेरी टैली नहीं हो रही है, बराबर ना। अगर बैलेंस शीट टैली हो मतलब मैंने सही किया सब कुछ, एक अलग मेंटल सेटिस्फेक्शन आता था। अभी तो भाई वो प्रॉब्लम ही नहीं है, वो प्रॉब्लम एग्जिस्ट ही नहीं करता है बिकॉज ऑफ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। आर यू गेटिंग द पॉइंट? ठीक है बच्चों, ये सारे पॉइंट्स मैंने बताया आपको कल, और प्लस मैंने इसके अलावा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन चेंज मैनेजमेंट का एक और पॉइंट बताया जहां पे पूरे पॉइंट्स रिपीट हो रहे हैं। अच्छा बच्चों, सुबह के लेक्चर में ये हमने स्टेजेस किए थे, बराबर ना? सभी को स्टेजेस याद है? ठीक है, अभी एक काम करते हो, स्टेजेस एक बार रिवाइज करते हैं, फिर लास्ट के कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, अगेन रिपीट ही हो रहे, कुछ ज्यादा नया नहीं है, बट अगेन हमें सारे पॉइंट्स आज कंप्लीट करना है इस लेक्चर में। ओके बच्चों, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस सुबह के लेक्चर में मैंने आपको बताया था, है ना। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का जो प्रोसेस होता है उसमें टोटल 5 स्टेजेस है। कितने स्टेजेस है? 5 स्टेजेस है। आप ट्राई करके बोल सकते हो कि मेरे को स्टेजेस सबको लर्न है क्या? आपको बताना है, ट्राई करना है। चलो, व्हाट इज फर्स्ट स्टेज? फर्स्ट स्टेज में हम लोग 3 चीजें बनाते हैं। कौन सी 3 चीजें? विजन बनाते हैं, ठीक है, और मिशन बनाते हैं, और ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं। क्या सेट करते हैं? ऑब्जेक्टिव्स, है ना। थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल में बता सकते हो? विजन में आपको कुछ की वर्ड्स मैंने बताए थे। विजन क्या होता है? विजन लॉन्ग टर्म होता है। डरा मत रे तू, आती थोड़ा धीरे बोल। लॉन्ग टर्म होता है ना। और क्या होता है? ब्लूप्रिंट होता है, ये रोड मैप बताता है, एक डायरेक्शन सेट करता है कि कंपनी को आगे 5-10 साल में कहां पहुंचना है, ये आपका अल्टीमेट डेस्टिनेशन, यहाँ पे आपको रीच करना है ना। मिशन क्या होता है? मिशन 2 चीजों का आंसर करता है। वेयर आर वी नाउ? वेयर आर वी नाउ? हम लोग अभी कहाँ हैं, है ना। और हम लोग कौन से बिजनेस में, व्हाट बिजनेस आर वी। बेसिकली मिशन मतलब क्या, जो आप रेगुलर बेसिस पे करोगे तब जाके आपका विजन अचीव होगा। सुबह ऐसे बताया था, आपका विजन क्या होना चाहिए? आपका विजन क्या होना चाहिए? सीए बनना है, तो आपका मिशन क्या होना चाहिए? रोज पढ़ना है, रोज पढ़ना है। रेगुलर बेसिस पे जब आप करोगे जो चीज, उससे आपका विजन अचीव होता है। अच्छा, ऑब्जेक्टिव्स जो होता है इसको हम लोग गोल्स भी बोलते हैं बहुत बार। गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स कॉमनली यूज टर्म है। गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं बच्चों, ये आपके शॉर्ट टर्म भी होते हैं, लॉन्ग टर्म भी होते हैं, प्लस ये हर फंक्शनल डिपार्टमेंट के लिए अलग होगा। पूरे कंपनी का कॉमन क्या है? विजन मिशन। विजन मिशन पूरे कंपनी का, पूरे ऑर्गेनाइजेशन का एक ही होता है ना। बट बच्चों ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं वो हर एक फंक्शनल डिपार्टमेंट के सेपरेट हो जाएंगे। सही है, ठीक है। और मैंने आपको ये बताया था, विजन मिशन और ऑब्जेक्टिव्स जब आप बनाते हो तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स का ख्याल रखना है, जिसको हम लोग बोलते हैं PCMT&F। प्रोडक्ट, कस्टमर, मार्केट, टेक्नोलॉजी, फोकस। इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए आप विजन, मिशन और ऑब्जेक्टिव सेट करते हो। सही है, दिस इज आवर फर्स्ट स्टेज। सेकेंड स्टेज बताओ ना बच्चों, कितना इजी है सेकेंड स्टेज? तो सेकेंड स्टेज में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग है ना बाहर के चीजों को और ऑर्गेनाइजेशन के विदिन की चीजों को पढ़ते हैं। बाहर की चीजों के लिए वर्ड क्या यूज किया है? एनवायरमेंट, ठीक है। और अंदर की चीजों के लिए ऑर्गेनाइजेशन। इनका हम लोग क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। भाई एनवायरमेंट बोलते हैं, आपको पेस्ले चिपकाना है ना। पेस्ले क्या होता है? पॉलिटिकल, लीगल, एनवायरमेंटल, ये सारे फैक्टर्स आपको चेक करने होते हैं, इकोनॉमिकल, बराबर। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के फैक्टर्स मतलब इंटरनल पॉइंट्स, उसका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा है, बैलेंस शीट कैसा है ना, वो सब चीजें आपको लिखनी पड़ेगी। दिस इज एक्सटर्नल, दिस इज इंटरनल, दोनों को मिला के आप क्या करते हो? क्या करते हो? मैं लिख रहा हूं उसके बाद पढ़ना नहीं, आपको पहले बोलना है भाई। स्वॉट एनालिसिस करते हो, यहाँ प्लीज ध्यान होना चाहिए, रिवीजन सिर्फ आप लोगों के लिए, अदरवाइज मैं सीधा स्टार्ट कर सकता हूँ नेक्स्ट पॉइंट। सीरियसली थर्ड पॉइंट पे आ जाओ।
बच्चों थर्ड पॉइंट क्या है, स्ट्रैटेजी को फॉर्मुलेट करो। जब भी आप स्ट्रैटेजी को बनाओगे, फॉर्मुलेट करोगे, तो उसके 3 स्टेप्स है। कौन से 3 स्टेप्स है? एक तो आपने स्वॉट किया, इसके पहले स्वॉट किया ना, स्वॉट करके आपके पास स्ट्रैटेजी के ऑल्टरनेटिव्स मिल गए। क्या मिल गए? ऑल्टरनेटिव्स मिल गए, ऑप्शंस है आपके पास, और उसमें से आप जो बेस्ट आपके लिए जो सूटेबल है वो आप चूज कर रहे हो। स्ट्रैटेजिक ऑल्टरनेटिव्स क्या क्या होता है? कॉर्पोरेट लेवल के 3 स्ट्रैटेजीज है। फर्स्ट इज स्टेबिलिटी, सेकंड इज एक्सपेंशन, ग्रोथ, और लास्ट वाला तो आपका वो कॉम्बिनेशन है। सॉरी एक्सपेंशन ऑब्लिक ग्रोथ होता है। ये क्या होता है? रिटेंचमेंट। देखो तुम लोग डिस्टर्ब करोगे तो ऐसे ही होगा। अच्छा ठीक है, तुम लोग डिस्टर्ब नहीं करते बाबा। थर्ड इज स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन। फोर्थ क्या है? फोर्थ इज स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेशन। फोर्थ क्या करोगे? आप स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करोगे। जब भी आप स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करोगे तो आपको क्या देखना होगा कि आपका बजट बराबर से एलोकेट हुआ है क्या, है ना, आपके एम्प्लॉइज वेल मोटिवेटेड है क्या। सारे एम्प्लॉइज से रिलेटेड, फंक्शनल डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स आते हैं वो स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेशन में आते हैं। काफी सारे पॉइंट्स तो उसमें, है ना। और लास्ट क्या है? आपको ये बार बार इवैल्यूएट करते रहना पड़ेगा। स्ट्रैटेजी को इवैल्यूएट क्यों करना है? अगर बाहर के एनवायरमेंट के फोर्सेस आपके करंट स्ट्रैटेजी को सूटेबल है तो कुछ नहीं करना है, बट अगर बाहर के फोर्सेस आपको मजबूर कर रहे हैं स्ट्रैटेजी को बदलने में, तो आपको स्ट्रैटेजी को फिर से डिफाइन करना पड़ेगा। जैसे कि कोडेक ने किया था, है ना, जैसे कि फेसबुक ने किया है, जैसे कि बहुत सारी कंपनीज करते हैं, है ना, वोडाफोन आइडिया करती है, राइट। चलो, तो ये मैंने आपको सब पॉइंट्स बताया। ये क्या है? ये पूरे स्टेजेस है किसके? स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के। और बच्चों इसमें एक्चुअली 2 पॉइंट्स आ रहे हैं। ये स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस का ये बेसिकली मॉडल भी है और इसके स्टेजेस भी है। ये समरी है और बाकी सारे पॉइंट्स हमने अभी डिटेल में किए। सुबह इतना ही पॉइंट हुआ था, हाँ या ना? और क्या हुआ था? हाँ राइट, वेरी गुड बच्चों। सुबह वो मैकेंजी वाले 7S हुए थे। अरे जल्दी बताओ ना यार, वो तो कितना इजी है। 7S को 2 पार्ट में डिवाइड करो, हार्ड एंड सॉफ्ट। हार्ड कितने? 3, सॉफ्ट 4। वो हार्ड 3 कैसे लर्न करोगे? कॉर्पोरेट, बिजनेस, फंक्शनल। कॉर्पोरेट से स्ट्रैटेजी, बिजनेस से स्ट्रक्चर, और फंक्शनल से सिस्टम। इजी है क्या? ठीक है। और वो जो 4 सॉफ्ट एस है वो एम्प्लॉय, अरे भाई थोड़ा धीरे बोलो तो सुनाई भी देगा, इतने जोर से बोल रहे हैं कि कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है। 4 एस कौन से होते हैं? शेयर्ड वैल्यूज, स्किल्स, स्टाइल, स्टाफ। ये 4 पॉइंट्स है। इज इट इजी? अरे वो तो बहुत ही इजी था, क्लास में लर्न हो गया था, है ना। ध्यान होगा तो लर्न होगा, ध्यान होगा तो लर्न होगा। चलो आ जाओ, सारे पॉइंट्स मैंने बता दिए। अब बच्चों सबसे पहले एक काम करते हैं, कल के सेशन के 2-3 पॉइंट्स मैं जल्दी से बता रहा हूं, सबको याद आना चाहिए। अगर क्लास में ध्यान है तो अभी आप आंसर कर पाओगे। शॉर्ट में बताओ। इधर मुन्ना ध्यान दो, देख लो। मैंने आपको कल क्या बताया था? मैंने आपको कल बताया था कि कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी जो होता है ना, उसके दो और ब्रांचेस निकलते हैं। फर्स्ट इज स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, सेकंड इज ऑपरेशनल प्लानिंग। मैं 2-3 क्वेश्चंस पूछूंगा आपको, एकदम सिंपल, उसके आंसर कर दो, ठीक है। बताओ स्ट्रैटेजिक प्लानिंग कौन सा लेवल करता है? सीनियर मैनेजमेंट करता है ना, बेसिकली हाँ सीनियर मैनेजमेंट करता है, टॉप मैनेजमेंट करता है। ऑपरेशनल प्लानिंग कौन करेगा? फंक्शनल लेवल वाला करेगा, है ना। बच्चों कहां टैक्टिक्स इन्वॉल्व होता है? ऑपरेशनल प्लानिंग में ज्यादा टैक्टिक्स इन्वॉल्व होता है। ऑपरेशनल प्लानिंग वाला क्या फंडामेंटल चेंजेस ला सकता है? नहीं, वो सिर्फ थोड़े बहुत मॉडिफिकेशंस ला सकता है। फंडामेंटली चीज क्या बनाना है वो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग वाला डिसाइड करता है ना। मैंने आपको कल बोला था कि ये इंपॉर्टेंट है, इसका डिफरेंस आपको एग्जाम में क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है। मॉड्यूल में वैसे ही लिखा है, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग और ऑपरेशनल प्लानिंग साइड बाय साइड लिखा है। ऊपर लिखा होगा कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी, उसके 2 ब्रांचेस बनाए होंगे और उसने मस्त डिफरेंस के फॉर्मेट में इसको लिखा है। सही है, ठीक है। अच्छा, कल मैंने आपको बच्चों एक चीज और बताई थी कि स्ट्रैटेजिक अनसर्टेनिटी का एक पॉइंट मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। कौन सा? हाउ टू डील विद स्ट्रैटेजिक अनसर्टेनिटी। इसका टेक्निक है, एफडी में रिटर्न्स कम होते हैं। एफ से क्या आएगा? फ्लेक्सिबिलिटी। डी से डाइवर्सिफिकेशन। एम से मॉनिटरिंग एंड सिनेरियो प्लानिंग। आर ई से रेजिलियंस और सीओ से कोलैबोरेशन। इफ यू कैन रिमेंबर एंड रिकॉल, मैंने आपको कल बताया था कि जो कंपनीज बहुत स्ट्रांग होते हैं वो ज्यादा रेजिलियंट होते हैं, है ना। एग्जाम्पल किसका दिया था? एयरटेल का एग्जाम्पल दिया था कि कैसे जियो के पहले और जियो के बाद आज उसका मार्केट शेयर इंक्रीज हो गया, है ना। बच्चों रेजिलियंट जो होते हैं वो ज्यादा
फ्लेक्सिबल भी होते हैं, ठीक है। डाइवर्सिफिकेशन में मैंने आपको रिलायंस और आईटीसी जैसे कंपनीज बताया, जितना डाइवर्सिफिकेशन ज्यादा उतना रिस्क कम होगा, है ना। जितना ढंग से आप पहले से प्लान करोगे प्रोएक्टिव तरीके से, उतना आप रिस्क को मैनेज कर पाओगे। कोलैबोरेशन जितने ज्यादा होगे उतने आपके रिस्क डिवाइड होते हैं, शेयर होते हैं रिस्क, राइट। अच्छा, ये इसके बाद में एक और पॉइंट था मेजरमेंट का, ठीक है। इंपैक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी छोटा पॉइंट था। स्ट्रैटेजिक परफॉर्मेंस को मेजर कैसे करें, अंडरस्टैंड, ध्यान दो यहाँ पे क्या बता रहा हूँ बच्चों। स्ट्रैटेजिक परफॉर्मेंस को मेजर करने के अलग अलग पैरामीटर्स हैं। हम लोग हर जगह अलग अलग चीजों को मेजर करते हैं। जैसे कि एम्प्लॉइज का क्या मेजर करते हैं, कल का अगर पॉइंट याद है, एक दो वर्ड्स बताओ। एट्रीशन रेट, उसके लिए यहाँ पे मॉडल में टर्नओवर लिखा है, एम्प्लॉय टर्नओवर, है ना। उसके बाद में एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन, है ना, एम्प्लॉय रिटेंशन, ये सब चीजें हम लोग मेजर करते हैं। आर&डी हम लोग कैसे मेजर करेंगे, कितने कांस्टेंट आप इनोवेशंस कर रहे हो, प्लस आर&डी एज अ परसेंटेज ऑफ सेल कितना है, एज अ परसेंटेज ऑफ सेल कितना है ना। मार्केट में आपका मार्केट शेयर कितना है वो भी आप चेक करोगे, बराबर। मार्केट शेयर को मेजर करना फ्रैगमेंटेड इंडस्ट्री में मुश्किल होता है, जहां पे प्लेयर्स कम है वहां पे मार्केट शेयर आसानी से आप मेजर कर सकते हो, है ना बच्चों। उसके अलावा कस्टमर सेटिस्फाइड है क्या, कस्टमर का रिटेंशन क्या है। मैंने आपको बताया था नाइका जैसी कंपनीज के लिए, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के लिए कस्टमर रिटेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्लस कस्टमर अगर खुश है तो रेफरेंस भी देगा किसी और कस्टमर को कि भाई यहां से खरीद, है ना। तो ये सारे पैरामीटर्स कंपनीज मेजर करते हैं। कस्टमर ने कैसा रेट किया है कंपनी के ऐप को या फिर कंपनी को ओवरऑल, है ना, गूगल पे जाके, ये सब किस में आएगा, स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मेजर्स में आएगा। फाइनेंशियल्स में तो मैंने आपको बताया था कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन क्या है, कंपनी का सेल्स ग्रो रहा है क्या, कल बताया था YOY बेसिस एंड QOQ बेसिस, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे पिछले साल सेम क्वार्टर में और इस साल उसी क्वार्टर में कंपनी का ग्रोथ हो रहा है क्या, ये फाइनेंशियल परफॉर्मेंस से समझ में आएगा, है ना। जरूरी होता है ये, कंपलसरी है, ऑडिट भी करना पड़ता है ना। क्यों, क्योंकि सारे स्टेक होल्डर्स को आप ट्रांसपेरेंटली बता सकते हो कि कंपनी का परफॉर्मेंस क्या है। एंड लास्टली एनवायरमेंट, मतलब कंपनी कैसे वेस्ट को मैनेज कर रही है, एनर्जी कैसे कंजर्व कर रही है, ये सारे पॉइंट्स इसमें आते हैं, है ना। दिस इज स्ट्रैटेजिक परफॉर्मेंस मेजर्स। इसका इंपॉर्टेंस क्या है बच्चों, स्ट्रैटेजिक परफॉर्मेंस मेजर क्यों करते हैं, ताकि हम हमारे गोल्स को सही तरीके से अचीव कर रहे हैं क्या। प्लस मैंने आपको ऐसे बताया था हर कंपनी के पास रिसोर्सेस लिमिटेड होते हैं, तो लिमिटेड रिसोर्सेस को मैं किस तरीके से अच्छे से यूज करूं, उसके लिए मेरे को समझना पड़ेगा कहां मेरा प्रॉफिट ज्यादा है कहां कम है, मेजर करना ही पड़ेगा, है ना। कभी कभी तो कंपलसरी होता है एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी, मतलब ये जो आपके शेयर होल्डर है, कस्टमर है, गवर्नमेंट है, ये बोलेगी कि आपको करो, आपको मेजर करना ही पड़ेगा। टैक्स पे कर रहे हो तो आपको पहले P&L अकाउंट बनाना ही पड़ेगा, आपका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है ये आपको गवर्नमेंट को बताना ही पड़ेगा, उसका ऑडिट भी करना पड़ेगा। कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, मैंने आपको बताया था अगर किसी कंपनी का अट्रीशन रेट 10% है तो उसको बाद में इंप्रूव करके और कम करने की कोशिश करेगी, वहां से और कम करने की कोशिश करेगी, है ना, जीरो के करीब लाना है। कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट करने के लिए आपको खुद का परफॉर्मेंस मेजर करते रहना पड़ेगा, राइट। तो ये सारे उसके एडवांटेज थे। इसमें प्रॉब्लम क्या आता है बच्चों, कभी कभी डेटा अनरिलायबल होता है ना। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था कि मार्केट शेयर आप कैलकुलेट कर रहे हो, है ना, अगर बहुत ज्यादा प्लेयर्स है इंडस्ट्री में प्लस अनऑर्गेनाइज सेक्टर आ गया तो वो डेटा रिलायबल नहीं होता है ना। प्लस डेटा अप टू डेट होना चाहिए। देख लो यहाँ नीचे के पॉइंट्स बता रहा हूं एक्चुअली में, ठीक है। आप जब ये स्ट्रैटेजिक परफॉर्मेंस को मेजर करते हो तो इसमें कौन से फैक्टर्स को कंसिडर करो, क्या लिखा है यहाँ पे, रेलेवेंस। रेलेवेंस मतलब हर कंपनी के लिए अलग अलग डेटा रेलेवेंट होगा। जैसे कि एग्जांपल कल का एनपीए का जो डेटा है वो किसके लिए रेलेवेंट होगा, बैंक्स के लिए, वो बाकी कंपनीज के लिए रेलेवेंट नहीं है ना। सिमिलरली अट्रीशन रेट इज अ वेरी रेलेवेंट डेटा फॉर आईटी सेक्टर। हर सेक्टर का अलग अलग रेलेवेंट डेटा होता है, ठीक है। टेलीकॉम सेक्टर में एक डेटा है जिसको बोलते हैं आरपो, एवरेज रेवेन्यू पर यूजर। हॉस्पिटल्स में एक अलग डेटा होता है जिसको बोलते हैं आरपॉप, नहीं पता है तो बता रहा हूं, ये लिख भी सकते हो आप। आरपॉप क्या होता है पता है, एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड। एक पेशेंट जो है ना वो कितना रुपया उसको कमा के देता है एक दिन का, उसको बोलते हैं आरपॉप, है ना। वेरी इंटरेस्टिंग नंबर, ठीक है। होटल सेक्टर में एक अलग डेटा होता है, ऑक्यूपेंसी रेट। व्हाट इज मीनिंग ऑफ ऑक्यूपेंसी रेट, होटल के रूम्स कितने परसेंट ऑक्यूपाइड है, 60-70% मींस अ वेरी गुड ऑक्यूपेंसी रेट, मतलब होटल अच्छा जा रहा है। साल पर होटल फुल नहीं होता है और एन एवरेज वो निकालते हैं। समझ में आया क्या। तो हर एक इंडस्ट्री का रेलेवेंट डेटा अलग होगा, किसी के लिए कुछ ज्यादा रेलेवेंस का है, किसी के लिए कुछ कम रेलेवेंस का होता है, राइट। तो ये सब मैंने आपको बताया। यू कैन ऑल्सो मेंशन दिस, अगर आपने नहीं लिखा है कल, मेरे ख्याल से आपने सिर्फ कौन सा लिखा था कल, एनपीए लिखा था और एट्रिशन रेट, ये दो लिखना लिख सकते हो। आरपो इज अ वेरी कॉमनली यूज्ड टर्म फॉर टेलीकॉम सेक्टर
ARPOB is a very commonly used term for hospitals. Average revenue per occupied bed, ARPOB का मीनिंग. ठीक है. डेटा अवेलेबिलिटी मतलब डेटा शुड बी रेडीली अवेलेबल, वही तो बताया मैंने. कभी कभी डेटा अवेलेबल नहीं होता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर का, वहां अंदाजा लगाना पड़ता है आपको, है ना. ठीक है. और अगर सपोज अनऑर्गेनाइज सेक्टर ज्यादा है तो डेटा का क्वालिटी जो है वो रिलायबल नहीं होता है फिर, बराबर. क्योंकि वो एक अंदाजे पे आप एक निकाल रहे हो आपका मार्केट शेयर कितना है. डेटा टाइमलीनेस बच्चों, 4 साल पहले मैंने मेजर किया था मेरा मार्केट शेयर कितना है, नहीं चलेगा भाई. मार्केट शेयर कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है, तो आपको अपडेटेड होना चाहिए, अप टू डेट होना चाहिए डेटा आपका, राइट. तो ये 4 पॉइंट्स है उसके अंदर कि आप जब स्ट्रैटेजिक परफॉर्मेंस मेजर करते हो तो आपको कौन से फैक्टर्स का ख्याल रखना है. इज इट इजी? ठीक है बच्चों, ये सारे कल के लेक्चर के पॉइंट्स हो गए अपने खत्म.